स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग। जो चीज़ें हमने पहले देख ली थी, जो जो एस्पेक्ट हमने सीख लिए थे पहले कॉस्टिंग के अंदर, वो सब हमने कर लिए। अब हम सीखने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन का मतलब क्या होता है हिंदी में? अब फटाफट तेज हो जाना, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देना। डिसीजन का मतलब क्या होता है हिंदी में? निर्णय। और मेकिंग का मतलब होता है लेना। ठीक है, निर्णय लेना। हाँ जी, ये हमारे श्री कृष्ण जी, एक गए जी अर्जुन, ठीक है, और दूसरे दुर्योधन। हाँ जी, कृष्ण जी ने अर्जुन और दुर्योधन, ये दो बंदे आए और दोनों के आगे चॉइस रखी कि एक तरफ मेरे को ले लो, एक तरफ ये श्री कृष्णा खड़े हैं, और दूसरी तरफ क्या खड़ी है? पूरी नारायणी सेना, मतलब मेरी बहुत बड़ी सेना है, वो तुम ले लो और या मुझे ले लो। ठीक है, बट अगर मेरी पूरी नारायणी सेना तुम ले लेते हो तो ठीक है, बट अगर मुझे लेते हो तो मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कुछ हथियार वगैरह लेके लड़ूंगा। मैं आऊंगा निहत्था टोटली। अगर लेना है तो मेरे को ले लो, कोई ये मत सोचो कि मेरे पास ये है वो है और शस्त्र चलाऊंगा, सबको मार दूंगा इसलिए मेरे को ले लो। तो कहीं ना कहीं एक ना दुर्योधन के मन में ये था, दुर्योधन के मन में भी था श्री कृष्ण को मैं ले लूं, दुर्योधन के मन में भी था मैं श्री कृष्ण को ले लूं, नारायणी सेना के कंपैरिजन में श्री कृष्ण को। जब पर जहां उसको ये बात पता चलती है ना कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो वो मान लेता है कि यार नहीं जी, फिर तो आप मेरे को नारायणी सेना ही दो, फिर तो मैं आपको नहीं चूज कर रहा। ठीक है जी, चले जी। ओ भाई, तू कहाँ कौन सी दुनिया में जी रहा है यार? ठीक है, इधर आ जा, पता नहीं कहाँ चला गया तू, इधर आ जा मनिक, पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहा है तू। ठीक है, तो फिर दुर्योधन के पास ऑप्शन था कृष्णा नारायणी सेना चूज करने का, अर्जुन के पास भी ऑप्शन है, तो आपको ये देखना है कि विच ऑप्शन यू हैव टू चूज। तो ऑप्शन के अंदर अगर हम देखते हैं कि इधर एक डिसीजन मेकिंग करनी है, तो डिसीजन मेकिंग करते समय ये क्या है? चॉइस। ठीक है, यू हैव टू चॉइसेस, चयन, ऑप्शंस हैं बेसिकली, ये ऑप्शन 1 है और ये ऑप्शन 2 है। यस और नो? डिसीजन मेकिंग टफ क्यों होती है? बिकॉज चूज आज करना है, रिजल्ट कल मिलेंगे, कल मतलब काफी समय बाद, मतलब कृष्णा और नारायणी सेना को चूज तो आज करना है कि आज देख लो भाई तुम किससे को चूज करोगे, और इसके जो आउटकम होंगे, जीतोगे नहीं जीतोगे, क्या होगा वो मिलेगा आपको जैसे युद्ध खत्म होगा उसके बाद 18 दिनों के बाद पता चलेगा आपको। यस और नो? आप चॉइस ली थी आपने 12वीं में कि तेरा भाई सीए बनेगा और ये उखाड़ेगा, ले ली थी चॉइस, रिजल्ट अब देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कत क्या है? चॉइस लेनी होती है इमीडिएट अर्जेंट बेसिस पे, और उसके रिजल्ट आपको मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, चलिए। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब निर्णय लेना, और निर्णय के ना कुछ फीचर्स होते हैं, निर्णय के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स होते हैं? देखिए कि डिसीजन हमेशा लिया जाता है ऑलवेज फॉर फ्यूचर। कभी पास्ट के लिए डिसीजन ले सकते हो कि यार अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आई होती ना तो आज तेरा भाई ये होता, यार अगर तब ठीक से पढ़ लेता ना तब ये होता, तब वो होता, तब बाबा जी का ठुल्लू होता। ठीक है, कुछ नहीं होता। अब क्या करना है? अब सोच, अब क्या करना है? अब सोच कि ऑलवेज फॉर द फ्यूचर डिसीजन, अब क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि उसकी वजह से तेरा फ्यूचर इंपैक्ट में होगा। पास्ट कैन नॉट बी चेंज, और यही तो पास्ट की खूबसूरती है, क्यों बदल नहीं सकता? हो गया सो हो गया ना, मतलब आप इसको बुरा क्यों समझते हो यार कि मेरे साथ तो यही हुआ? आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट से भी तो देख सकते हो कि जो होना था वो तो हो गया, अब आज तो जो मैं खड़ा हूं आज तो पूरी अवेयरनेस के साथ जीऊं। रंजन कह रहे हैं वो नहीं होती तो सीए होते। ठीक, बहुत बढ़िया, मतलब एक अनार 100 बीमार है। चलो कोई बात नहीं, देखो ये भी ना चीजें जरूरी हैं। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट द गर्ल और बॉय, पर्टिकुलरली जेंडर बायस न्यू में कि लड़के ही पीछे पड़े रहते हैं लड़कियों के, लड़कियां भी होती है यार,
वो भी अपनी जिंदगी खराब कर लेती हैं कि किसी एक लड़के को पसंद करे जा रही है, वो आगे नहीं उनको भाव दे रहा, नहीं उनके साथ हो रहा, ठीक है ना। पर मैं इधर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये सब चीजें मैं चाहता हूँ हो, तुम्हारे ब्रेकअप हो लाइफ के अंदर, तुम लाइफ की रियलिटी देखो, तुम लोगों के साथ काम करो, तुम्हें नुकसान पड़े, तुम्हें धोखा मिले, ठीक है, तुम्हारी पिटाई हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अच्छी तरह से ऐसी तैसी करे, ये जो चीजें होती है ना, यही डेफिनेटली बनाती है, यही आपको मजबूत करती है आपको लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये जो पढ़ रहे हो आप, इससे तो एग्जाम पास करोगे खाली उसके बाद क्या होगा, कुछ काम आने की है। हाँ, काफी सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आएगी अपने काम के प्रति, बट लाइफ को जीने में नहीं काम आएगी। लाइफ को जीने में काम आती है धोखे और ठोकरें जो आपको मिली है, ठीक है। तो उनका रिस्पेक्ट करो यार, पता भी तो होना चाहिए। चलिए, तो डिसीजन किसके लिए लिए जाते हैं हमेशा? फ्यूचर के लिए। पास्ट के लिए आप डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज पास्ट को बदला जा सकता है, नहीं जा सकता। पास्ट कैन नॉट बी चेंज, और यही खूबसूरती है पास्ट की कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, जो हो गया सो हो गया। डिसीजन इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर, एंड डिसीजन जब आप लेते हैं तो वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, वी हैव मल्टीपल चॉइसेस। इसको आप चॉइसेस बोल सकते हो, इसको आप ऑल्टरनेटिव्स बोल सकते हो, और इसको आप कोर्स ऑफ एक्शन भी बोल सकते हो, कि आपके पास मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल का मायने क्या है? एक से ज्यादा। डिसीजन मेकिंग मीन्स डिसीजन को लेना, डिसीजन को हिंदी में बोलते हैं निर्णय लेना। निर्णय लेना मुश्किल चीज है, आसान नहीं है, जस्ट बिकॉज डिसीजन एक तो फ्यूचर के लिए जाते हैं, एंड फ्यूचर को आप कितना एंटिसिपेट कर सकते हो यार, कितना ही कर लोगे। एक क्षमता है ना फ्यूचर के अंदर, जितना मर्जी तुम दम लगा लो। मैं आपको सही बताऊं, अपनी जिंदगी में ना मेरी एक बात याद रखना, ये जो राशि वाले होते हैं ना, राशि वाले उंगली के अंदर जो अंगूठी, ये जो हॉरोस्कोप, गलती से इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ जाना अपनी लाइफ में कि तब मेरी जिंदगी में ये कुंडली लिखी है, राजयोग लिखा है, मेरी शादी कैटरीना कैफ से, मतलब वो तो हो ही गई, चलो उसकी, इससे होएगी, मेरे को जिंदगी में ये प्रॉफिट मिलेगा, तब वहां गड़ा हुआ धन मिलेगा मेरे को। इस चक्कर में गलती से भी मत पड़ जाना, बिकॉज आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो फ्यूचर है, वो आपके कर्मों के हिसाब से बन रहा है। आप उस चक्कर में कभी भी मत जाओ। वो जो हो, आपका अगर एक्सीडेंट होना है ना भाई, जितना मर्जी तंत्र मंत्र कर लो, वो एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो तंत्र मंत्र हमने करा, कुछ तंत्र मंत्र हमने करा, कुछ अंगूठी नग पहना, कुछ हमने कुछ चीज करी, ठीक है, अदरवाइज मत लेना। तो आपने कर कुरा के एक परमात्मा की कैलकुलेशन चल रही थी, उसको डिस्टर्ब कर दिया तुमने, ठीक है, उनके हिसाब से तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा था, तुमने कुछ तंत्र मंत्र करके एक्सीडेंट अपना होने नहीं दिया, तो क्या होगा? वो तंत्र, वो जो एक्सीडेंट है ना, चलो उस टाइम पे नहीं हुआ, तुमने कुछ उपाय वगैरह कर लिया, बट वो खत्म नहीं हुआ, वो आगे हो जाएगा, और उससे बुरी तरीके से होगा। तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं, आज लिए तो वो 10 दिन बाद देगा, 1 साल बाद देगा, और सूद समेत देगा। तो दैट इज वाई जो चीज होनी है ना, वो होनी है। इन चक्करों में मत पड़ जाना। द ट्रस्ट ऑन द गॉड, ट्रस्ट ऑन योर एक्शंस, इस पे चलो और चीजें ठीक होंगी। बट जो चीज होनी होती है वो होनी ही होती है। इसी तरीके से मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ, यार तुम अपना दुखड़ा शेयर कर रहे हो, यार वो आएगी नहीं आएगी लौट के, तुम पागले हो गया थोड़े से, तुम कॉन्सेप्ट पे क्यों नहीं रहते? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो फ्यूचर है ना, चीजें फ्यूचर की, वो तो जो होनी है वो होनी ही है यार, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज फॉर द फ्यूचर, जो होना है वो होगा ही। एंड फ्यूचर को आप कितना ही एंटिसिपेट कर लोगे, कितना ही, ये तंत्र मंत्र राशि नक्शे तो एंटिसिपेट ही तो करा जाता है, तब ये चीज होगा, तब ये चीज होगा, तब ये कर लो, आपके लिए फायदा, ये कर लो, फायदा इस दिशा में, फायदा उस दिशा में फायदा है। क्या यार पूरा दिशा में भगवान है, पश्चिम में भगवान नहीं है? तू मुझे बता, उत्तर में भगवान है, दक्षिण में भगवान नहीं है क्या? हमारे लिए सारी चीजें एक जैसी हैं, ठीक है। अब मैं तो लाइफ के इस पॉइंट पे पहुंच गया कि सब चीज एक जैसी है, सब चीजें एक बराबर है। मेरे लिए तीर्थ स्थान भी वही है, मेरे लिए मेरा घर भी वही है, ठीक है, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो डिसीजन इज फॉर द फ्यूचर, एंड फ्यूचर कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड। प्रॉपर तरीके से कितना ही निकाल लोगे आप, और नहीं तो हर बंदे को अगर कल की भी खबर मिल जाए ना, तो अरबों करोड़ोंपति बन जाए वो बंदा। अगर उसको कल भी पता चल जाए कि मार्केट में क्या होने वाला है, इतना सा थोड़ा सा भी पता चल जाए ना, अरबोपति बन जाएगा वो एक ही दिन के अंदर। और निर्णय कठिन इसलिए भी होता है बिकॉज उसके अंदर एक रास्ता नहीं होता, एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। जैसे स्कूलिंग टाइम पे ना मेरे को एक कंफर्ट जोन लगता था कि यार 1st से लेकर 10th तक अपने को पता है नकली क्लास में जाना है, अगली में ही जाना है, अगली में ही जाना है, ठीक है। कह रहा तभी तो शादी नहीं कर रहे। बेटा वो जो कर्म में होगी ना वो आएगी, और वो कर्म में ना ऐसी आएगी, तेरे तो पर्टिकुलरली ऐसी आएगी बेटे, तू देखियो, जैसी तेरी हरकतें है ना तेरे को सीधा कर देगी वो तरीके से। चलो
यार किस पे था मैं, हाँ कि इसके अंदर अपने पास चॉइसेस अलग है। जैसे 10th क्लास तक क्या है अपने को एक सिक्योर्ड है कि यार वी हैव टू स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ और 10वीं क्लास तक आप प्रमोट हो जाओगे। 10वीं क्लियर होते ना कहीं एक स्ट्रेस आ जाता है यार कि कौन सी फील्ड चूज करें। और पता है फील्ड कोई भी खराब नहीं होती, बट हमारे दिमाग में तब बैठाया जाता है साइंस में जाते हैं सबसे अच्छे बच्चे, फिर कॉमर्स में, और उसके बाद चले जाते हैं आर्ट्स में। मैंने भी साइंस ले ली थी यार, क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। ठीक है, वैसे ऑल्दो मैं टॉप करता था, मैं सबसे अच्छा बच्चा हूँ, मैंने साइंस ले ली। मेरी फिजिक्स वाली मैम के साथ झगड़ा हो गया किसी बात पे, छोटे तो होते ही हैं, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है तब हमें लगता है हम बहुत समझदार होते हैं 11th-12th क्लास में हम बहुत ही पीक पे समझदार होते हैं, हमें ऐसा लगता है, बट हम उस टाइम पे सबसे ज्यादा बेवकूफ होते हैं। फिजिक्स वाली मैम से लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा क्या हुआ पता नहीं क्या, छोटी सी बात पे कहा सुनी हुई, मैं छोड़कर आ गया। मैंने पापा को बोला पापा मेरा कॉमर्स में, मतलब मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं करनी साइंस। ठीक है, पापा ने मेरा कॉमर्स में एडमिशन करा दिया। सीए के अंदर कैसे घुसा, सारे कह रहे थे सीए में बहुत पैसा है, सीए बहुत अच्छा होता है, सीए के बाद मतलब 12th के बाद सबसे अच्छी फील्ड होती है, तो सीए में घुस गए। यानी डिसीजन मेकिंग के नाम पे कुछ है नहीं, जैसे लोगों ने बोला वैसे कर दिया। मेरे को पर्सनल लगता है देयर शुड बी अ प्रॉपर काउंसलिंग, बच्चे से पूछो बच्चे का क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है। बट यार हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, हमारा जो बता दिया हमारे लिए तो वो ठीक है, हम तो समझते थे मेहनत करनी है। ठीक है, चलो जो हुआ, बट डिसीजन लेना टफ क्यों, यू हैव द मल्टीपल चॉइसेस। मतलब 10th के बाद ही लगने लग जाता है कि तेरा भाई हवाई जहाज उड़ाएगा, तेरा भाई इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा, तेरा भाई पॉलिटिकल कुछ जाएगा, आईएएस बनेगा, इस तरह की चीजें आने लग जाती है दिमाग में। बट फील्ड कोई बुरी नहीं होती, लेट्स कॉमर्स चूज कर लिया तो 10th के बाद तो थोड़ी दिक्कत, और 12th क्लियर होते ही तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है यार, क्योंकि वहां तो समंदर है, वहां तो बंदा क्या क्या नहीं कर रहा। क्लियर, ठीक है, चलिए जी। तो डिसीजन मेकिंग ध्यान रखना टफ होती है, मुश्किल होती है, जस्ट बिकॉज ये फ्यूचर के लिए होती है, जिसको एंटिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वैसे तो नामुमकिन है, बट काफी हद तक हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर बादल बादल आ गए तो अपन बोल देंगे ना बारिश आने वाली है, हो सकता है बारिश ना भी हो सकता है एकदम से बारिश आ जाए, धूप हो रही हो। तो फ्यूचर को हम एक लेवल पे एंटिसिपेट कर सकते हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते, और इसके अंदर मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स या कोर्सेस ऑफ एक्शन हमारे पास होते हैं। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। डिसीजन लेना पड़ता है आज और उसका रिजल्ट आता है बाद में। डिसीजन कब लेना पड़ता है, डिसीजन लेना होता है, डिसीजन लेना होता है का मतलब मींस कोई एक ऑप्शन। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें 3 लड़कियों ने प्रपोज कर दिया है, ये मनिक को 3 लड़कियों ने प्रपोज कर दिया, मनिक कह रहा है ठीक है तीनों के साथ थोड़ा थोड़ा रह लूंगा, ऐसा नहीं भाई, एक शादी एक से, ठीक है बिल्कुल एक। तो कोई एक ऑप्शन ही आपको चूज करना है। आपको 3-4 जगह से जॉब ऑफर लेटर है, 3-4 कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, सब में सिलेक्शन हो गया, तो अब आप भाई साहब राजा हो, आप चूज करोगे कौन सी कंपनी में जॉब करूं। चारों में थोड़ी कर सकते हो, एक ही में तो करोगे। कोई एक ऑप्शन ही आपको चूज करना है। चूज का मतलब कोई एक ऑप्शन का ही आपको चयन करना है, और वो कब करना है, वो कब करना है आपको आज, और उसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा या उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो आएगा फ्यूचर में। जैसे मोदी सरकार को चुनो आज, उसका रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। राहुल गांधी जी को चुनो आज, रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। केजरीवाल जी की सरकार बनाओ आज, रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। तभी तो पता चलता है बंदा कितने पानी में क्या करा क्या नहीं करा। मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह रहा, कि अगर किसी कोई पर्सन आज पॉलिटिक्स के अंदर आता है, आपने डिसाइड करा, वोट दिया कि दिस पर्सन मस्ट बी द प्राइम मिनिस्टर, दिस पर्सन मस्ट बी द चीफ मिनिस्टर, तब पता चलता है ना जब वो रिजल्ट आते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद कि यार ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ठीक है जी, चलिए डन। अब डिसीजन लेने के लिए, अब डिसीजन 2 तरह के होते हैं, एक इन्फॉर्म डिसीजन और एक हैफाजर्ड डिसीजन। इधर बात हो रही है इन्फॉर्म डिसीजन की। जैसे मैं आपको बताता हूं, डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए कुछ चीजें जैसे भी पता है मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ, एक मेरा दोस्त है, उसके साथ क्या हुआ, उसका पैकेज 12-13 लाख के आसपास है, 12-14 लाख के आसपास, मतलब सही से तो कौन ही बताता है, बट ऑलमोस्ट 12-13 लाख के आसपास था।
तो उसके फादर भी किसी पता नहीं कोई स्पिरिचुअल संस्था में जाते होंगे, पता नहीं मंदिर या कहीं किसी आश्रम कहीं जाते होंगे यार तो वो भी सीए है। और उसके क्या है, जो उसके पापा के कोई दोस्त होंगे उनकी बेटी भी सीए है। तो उन्होंने वैसी बात करी कि लड़का भी सीए है, हाजी जवान हो रहा है शादी लायक, उधर भी लड़का जवान हो रहा है शादी लायक। तो लड़की के पापा ने पूछा छूटते कि लड़के का पैकेज कितना है। तो लड़के के पापा ने बता दिया जी 12-13 के आसपास है। तो लड़की के पापा कहते नहीं जी हमारी बेटी का तो पता नहीं 15-16 लाख है, और हम तो 18-20 लाख वाला लड़का देख मतलब मुंह पे रिजेक्शन भाई छूटते ही। तो देखो मैं गलत नहीं कह रहा इसको, वो भाई सोचने का तरीका हर बंदे का। तो अंकल का दिमाग सेट है, मतलब वो जो लड़की के फादर है उनका दिमाग सेट है कि भाई मेरे को 20 मतलब 18-20 लाख तो पहले चाहिए, ये चीज मेरे सेट होनी चाहिए तभी मैं आगे चीज करूंगा। तो दिस सम आर द बेसिक पैरामीटर, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीजें जो होनी होंगी तब मैं डिसीजन लूंगा। मेरा दोस्त कह रहा है यार अच्छा ही कुछ नहीं होता, बंदा कैसा हो, दिल कोई चीज नहीं होती, नेचर कोई चीज। मैंने कहा बस चुप रह तू, अब ये जो अपना रोना मचा रखा है ना, चुप रह, इसको कोई आफत नहीं आ गई, दूसरी देख। ऐसा थोड़ी है कि को मर गया यार बिल्कुल ही, मतलब एक यार देखो कोई मना कर देता हर्ट तो होता ही है ना सामने वाले को यार, कि एक सीए बन गया कमा रहा है तब भी। चलिए जी, तो डिसीजन लेने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, और तुम्हें भी बोल रहा हूँ लाइफ में मोटा पैसा छापना, अच्छा पैसा कमाना। हाँ भाई साहब कीमत लगती है भाई। तू भाई मैं किसी से कितना ही प्यार कर ले, कितना कुछ कर ले, अगर तेरी जेब झड्डू बाम है ना बिल्कुल, तू नहीं कमा रहा पैसे, सब सब प्यार व्यार सब घुल मिल जाएगा, सब धुआं। ये एक हार्श रियलिटी कह ले, प्रैक्टिकल वर्ल्ड कह ले, कि जेब में जब तक पैसे हैं दुनिया पूछेगी भाई कैसा है, जेब में जब तक पैसा है दुनिया पूछेगी कैसा है, सिंपल। एंड गलत क्या है, जब आपके पास पैसा भी हो और आप अहम भी बहुत ज्यादा, उस पैसे का बहुत घमंड कर रहे हो, बहुत मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हो। बट अगर आपके पास पैसा है और आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो तो ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है यार। अरे दिल की ठीक है, ये तो हार्श रियलिटी है भाई। देख पैसे नहीं कमाओगे ना, कल को ना बीवी पूछेगी, पेरेंट्स भी थोड़ा सा, फिर बच्चे को पेरेंट्स तो सारी उम्र साथ देंगे बट उनको भी फील होता है यार ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, कोई दोस्त यार, सब धीरे धीरे सब कुछ छूटता चलेगा अगर पैसे नहीं कमा रहे। तो पैसे कमा रहे हो ना तो एक आप जीने लायक बचोगे, वरना बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। कोई जितना मर्जी ज्ञान कहता रहे, अपनी रियलिटी से बता रहा हूँ, अपनी एक वास्तविकता शेयर कर रहा हूँ। पैसे अच्छे कमाना जिंदगी में, अगर पैसे अच्छे नहीं कमाओगे ना, बहुत 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 गंदी है दुनिया, ये जीने नहीं देगी तुम्हें। जितने भी लोग आसपास तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, तब पता चलता है जब जेब खाली होती है। जेब अगर तुम्हारे पास नहीं है पैसा बिल्कुल भी, तब तुम देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कौन अपना है कौन परा है। ठीक है, जेब भरी है तब तक तो सारे अपने हैं यार। आप ये देखो ना, जब जेब खाली है तब आपके साथ कौन खड़ा है। तो प्लीज पैसे कमाना जिंदगी में, लड़की वड़की के लिए नहीं, किसी चाहे माँ बाप के लिए, किसी के लिए मत, अपने लिए पैसे कमा के रखना अच्छे खासे। तो डिसीजन लेने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं जिन्हें हम कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, डिसीजन लेने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं जिसे हम कंसीडर करके चलते हैं। अब इसके अंदर ध्यान रखो, दो चीजें आई, एक तो कुछ चीजें और एक जरूरी। अभी इधर मैं बात कर रहा हूं लड़की के पिताजी, जो उन्होंने बिल्कुल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से लड़के को तोल दिया। तो इधर भी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, बिकॉज नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट की सीमा ही नहीं है, वो तो आप कितना ही सोच सकते हो। बंदे का दिल, अच्छाइयाँ, क्वेश्चन का फिगर्स, फैक्ट्स, नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव तो आप कितना ही एक्सटेंड कर कर आ सकते हो। बट जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है वो उतना, उसका तो एनालिसिस मैं उसी हिसाब से कर कर आ पाऊंगा ना जितना फाइनेंशियल डेटा मुझे गिवन होगा। तो दैट इज वाई डिसीजन लेने के लिए जो चीजें जरूरी होती है ना, इधर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड्स की। ठीक है, प्योर फाइनेंशियल ग्राउंड्स की अभी के लिए। ठीक है, जब हम एक्चुअल में करेंगे तो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी कंसिडर करके चलेंगे। बट जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, वर्किंग करेंगे, कुछ प्रॉफिट निकालेंगे, कुछ नंबर्स में खेलेंगे, तो वो तो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही होगा ना। तो कुछ चीजें जरूरी होती हैं, तो वो जो प्योर फाइनेंशियल ग्राउंड्स में क्या क्या चीजें जरूरी होंगी, लाइक सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। कुछ फिक्स कॉस्ट की जगह मैं लिख देता हूं अदर देन वेरिएबल कॉस्ट,
सेल्स वेरिएबल कॉस्ट अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, कुछ आपका ऐसे लिख देता हूँ, कंट्रीब्यूशन अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट, ठीक है ना, इस तरह की चीजें होंगी। सेल वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट। मतलब आप कोई भी डिसीजन लोगे, किसी भी ऑप्शन का चयन करोगे, आप देखोगे सेल कितनी हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो रही है, कंट्रीब्यूशन अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट, ये काफी सारी चीजें, अलग अलग चीजें आप देख के चलोगे। डन। और ये जो चीजें देख रहे हो, कुछ चीजें जरूरी होती हैं, तो ये जरूरी क्या है, जरूरी को बोला जाता है रेलेवेंट, ठीक है। और इसको ना, इसको मैं तो बोलता हूं फाइनेंशियल्स, मेरे मुंह से निकलेगा रेलेवेंट फाइनेंशियल्स, बट आईसीआई इसको कंसोलिडेटेड मैनर में बोलता है कॉस्ट। आईसीआई इसको कंसोलिडेटेड मैनर में बोलता है कॉस्ट, ठीक है। सर सेल भी कॉस्ट, यस, वेरिएबल कॉस्ट भी कॉस्ट, यस, कंट्रीब्यूशन भी कॉस्ट, यस, अदर वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट, सब कुछ कॉस्ट, ठीक है, इसको बोला जाता है कॉस्ट। ध्यान रखना, कंसोलिडेटेड टर्म्स में अगर रेलेवेंट कॉस्ट वर्ड लिखा हुआ है, रेलेवेंट कॉस्ट, तो भैया वो सिर्फ कॉस्ट नहीं है, वो पूरा का पूरा निचोड़ है, उसमें सारी चीजें कंसिडर कर ली अगर उसने रेलेवेंट कॉस्ट बोल दिया है तो। क्लियर। पर मैं थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो, उसको बोल देता हूँ रेलेवेंट फाइनेंशियल्स, कि ये रेलेवेंट फाइनेंशियल फिगर है या रेलेवेंट फाइनेंशियल है कि नहीं है। तो कुछ भी आप ये डिसीजन लोगे, मतलब ऑप्शन ए चूज करोगे, बी करोगे, सी करोगे, डी करोगे, जितने भी ऑप्शन गिवन है सब में आप फाइनेंशियल ग्राउंड देखोगे ना। नॉन फाइनेंशियल की भी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो डेटा पढ़ के समझ आएगा यार। जैसे हॉस्पिटल वाला है, हॉस्पिटल वाले ने क्या करा, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोगों को जल्दी डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया, लोगों को 4 दिन में डिस्चार्ज करने की बजाय 3 दिन में डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, 2 दिन में डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, ताकि नए नए पेशेंट आते रहे, नए नए पेशेंट आते रहे, क्योंकि लोगों को ऑपरेशन वगैरह में ज्यादा पैसा बनता है आपका, ऑपरेशन ट्रीटमेंट में जब वो थोड़ा टाइम स्टे कर रहे होते हैं। आप जब हॉस्पिटल में जाते हो, पहले दिन जाते हो, टेस्ट टूस होते ही ऑपरेट कर देते हैं ना, उसके बाद तो रिकवरी के लिए आपको रखते हैं वो 2-3 दिन 4 दिन के लिए, उसमें हॉस्पिटल का नहीं इतना पैसा बन रहा नहीं होता, उसमें तो लिमिटेड पैसा बन रहा होता है, ऑपरेशन वगैरह में ज्यादा बन रहा होता है। तो हॉस्पिटल वालों ने सोचा लोगों को जल्दी डिस्चार्ज मारो यार, क्या करो। वैसे रियलिटी में क्या होता है, वो तो पेशेंट के पैसे बनाते रहते हैं, मरने के बाद भी बनाते रहते हैं वेंटिलेटर के। बट अगर आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी बहुत तगड़ी है, अगर आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी बहुत तगड़ी है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, भाई नए नए पेशेंट आए, नए नए पेशेंट आए, पुरानों को जल्दी डिस्चार्ज करोगे। उनकी हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, यस और नो। आप घटिया डॉक्टर्स को हायर कर रहे हो जो आपको सस्ते में मिल रहे हैं, आप क्या है, आप उनको कॉस्ट तो बचा लोगे अपनी, बट आपको जो पेशेंट्स को जिस तरीके से ट्रीट करेंगे वो ढंग से नहीं ट्रीट कर पाएंगे ना, यस और नो। तो उन चीजों के अंदर हमें दूसरी चीजें भी देखनी पड़ेंगी, तो थोड़ी नैतिकता की हमें कुछ ऐसे मॉरल वैल्यूज वाली बातें भी करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, वो आएंगी चीजें। बट अभी हम बात कर रहे हैं प्योरली फाइनेंशियल ग्राउंड की। तो जब भी मैं 2 ऑप्शंस को चूज करूंगा, मैं देखूंगा सेल वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट, और जो भी चीजें दे रखी होंगी, जैसा भी डेटा दे रखा होगा, जिस भी तरह की कॉस्ट ओवरहेड जो भी, सबको मैं कंसिडर करके चलूंगा। क्लियर। तो उन सबको सम अप करके रेलेवेंट कॉस्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। एंड मैं उनको रेलेवेंट फाइनेंशियल बोलना ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो रेलेवेंट कॉस्ट की क्या डेफिनेशन हुई, रेलेवेंट कॉस्ट, जिसको मैं प्यार से रेलेवेंट फाइनेंशियल्स बोलता हूं। रेलेवेंट फाइनेंशियल, सबसे पहले क्या हुआ ये, इट इज रिलेटेड टू या पर्टिनेंट टू या असेंशियल टू to the decision at hand। मतलब क्या होता है, आप डिसीजन को छोड़ ले रहे हो, आप अभी डिसीजन किसी चीज, पर्टिकुलर चीज के बारे में ले रहे हो, और किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच के चल रहे हो, वो उस डिसीजन से कुछ लिंक ही नहीं करती, यस और नो। आप जैसे सपोज करो कुछ मतलब डिसाइड कर रहे हो कि यार मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, आपका इस चीज में डिसीजन चल रहा है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। अब आप कोई फालतू का ही फाइनेंशियल लेकर चल रहे हो, यार मेरे खाने की कॉस्ट कितनी आएगी यार, अबे खाएगा तो उतना ही, चाहे जॉब करेगा बिजनेस करेगा, रोटी तो खाएगा ही ना, यस और नो। यार मेरे घर की कॉस्ट कितनी आती है, मेरे घर का कॉस्ट कितनी आएगी, मेरे घर का राशन पानी, अबे भाई तू चाहे जॉब कर ले चाहे बिजनेस कर ले, यस और नो। यार मेरे ना 5 लाख रुपए 1 साल पहले, यार वो पता नहीं यार मैंने कहाँ खर्च कर दिया, 5 लाख रुपए मैंने फालतू में लगा दिया यार उस चीज के अंदर। भाई वो चीजें तेरे इस डिसीजन से रिलेट ही नहीं करती,
तू अपनी सबसे पहले जो भी फाइनेंशियल देख रहा है, इतना तो दिमाग लगा ले कि तेरे हाथ में जो तेरे को डिसीजन लेना है, क्या वो इस चीज से लिंक कर भी रहा है या नहीं लिंक कर रहा। अगर वो इस चीज से लिंक नहीं कर रहा, उन चीजों को काट दे, उन चीजों को टोटली काट दे। पहले ये देख, कुछ भी, चाहे सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कुछ भी, कोई भी फाइनेंशियल फिगर, तेरे हाथ में जो डिसीजन है, जो तू ऑप्शंस को कंसिडर करके चल रहा है, उससे उसका कोई लेना देना है। बेसिकली डिसीजन एट हैंड्स का मतलब है ऑप्शंस के साथ, किसी भी ऑप्शंस के साथ किसी भी फाइनेंशियल फिगर का कोई लेना देना है। अगर लेना देना है ना, तभी उसको कंसिडर करियो, अदरवाइज टोटली उसको इग्नोर कर दे। डिसीजन एट हैंड को आप कह सकते हो एक सेकंड, ऑप्शन एट हैंड। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर अपन देखते हैं जो फ्यूचर है। रेलेवेंट कॉस्ट हमेशा किसके लिए होती है? रेलेवेंट फाइनेंशियल फिगर फॉर द फ्यूचर, फॉर फ्यूचर ओनली। जो फ्यूचर में चीजें होने वाली हैं, यानी जो पास्ट की चीजें हैं, जिसको हम संक भी बोल देते हैं, उसको आपको कंप्लीटली इग्नोर करके चलना है। ठीक है, उसको आपको कंप्लीटली इग्नोर करके चलना है। एंड आपको रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट फाइनेंशियल फिगर वो होता है जो फिगर, चाहे जो सेल्स, जो वेरिएबल कॉस्ट, जो कंट्रीब्यूशन, जो प्रॉफिट, जो अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, जो भी चीज दो ऑप्शंस के अंदर चेंज हो जाए। अगर एक कॉस्ट चाहे ऑप्शन 1 करे तो भी उतनी लग रही है, ऑप्शन 2 करे तो भी उतनी लग रही है, तो भाई उस कॉस्ट को तू सोच के ही क्यों चल रहा है? वो तो तू चाहे इसको, इस ऑप्शन को ले, चाहे उस ऑप्शन के लिए, वो तो कॉस्ट लगेगी। जैसे आप अगर जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपको ये है कि यार तेरा भाई प्रॉपर कपड़े वपड़े, शर्ट पैंट बढ़िया से अपनी पहन के रखेगा, ठीक है, एक बेसिक अपना कपड़ा अच्छा सा खरीदेगा, तो तू वो चाहे जॉब करेगा चाहे बिजनेस करेगा, उसका कपड़ों में वही खर्चा आएगा। अब बिजनेस करने में ये थोड़ी है कोई मतलब अलग से वो नीले पीले अलग ही कपड़े पहन लेगा, जॉब में अलग ही पहन लेगा, दोनों में ही फॉर्मल कपड़े पहनने हैं उसको, इसमें भी इसमें भी। तो चाहे जॉब करेगा तो भी इतना खर्चा, क्योंकि आप है ना सीए बनने तक कैसे भी पहन लेते हो, सीए बनने के बाद तुमसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी हो। और मैं तुमको रिकमेंड करूंगा सीए बनने के बाद अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, अच्छे दिखना, मतलब बाहर से कोई मतलब निकल लो ना तुम किसी जगह से, तो लगना चाहिए हाँ यार ये कोई बंदा है, क्योंकि दुनिया ना देखती है उस चीज को, आपको नहीं पता चलता। लोग ना बहुत नोटिस करते हैं आपके कपड़े को, आपके बात करने के तरीके को, कैसे आपका व्यवहार है, इन सब चीजों को नोट करते हैं। और ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी पढ़ाई लिखाई से भी। ये जब आप सीए बन जाओगे ना, तब आपको ये चीज समझ आएगी कि सीए बनना सिर्फ डिग्री है यार वो तो, बट आपको जो काम है वो आपका व्यवहार दिलाएगा, आपकी पर्सनैलिटी दिलाएगी, यही चीजें हैं जो आपको आगे ग्रो कराएगी। तो इन चीजों पर जरूर ध्यान देना। घर में अभी चाहे जैसे मर्जी रहते हो, सीए बनने के बाद एक अच्छी पर्सनैलिटी बना के रखना, इन चीज को इग्नोर मत करना। घर से जब भी निकलो बिल्कुल शाहरुख खान बन के निकलना बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाँ भाई तू तो अच्छा दिखता है, तेरी जुल्फें जब लहराती होंगी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, वो तो हमें पता है तू अच्छा दिखता है, बट अच्छे से ड्रेसअप होने का मतलब, अच्छा व्यवहार रखने से मेरा कहने का मतलब है। ठीक है जी, चलो डन। तो अपने को वो चीज कंसिडर करके चलनी है जो चीज डिफर हो जाए, जो चीज दोनों के अंदर चेंज हो जाए। डिफर फॉर ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, ठीक है। अलग अलग चॉइसेस के अंदर जो 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 भी फाइनेंशियल फिगर आपका डिफर कर जाए, डिफर फॉर ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। आज राइटिंग इतनी साफ नहीं आ रही सर्दी के मारे यार। ठीक है, डिफर फॉर ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, डन। तो कोई भी रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट फाइनेंशियल फिगर आप ध्यान रखना। सबसे पहले तो ये देखो कि डिसीजन एट हैंड क्या है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि डिसीजन क्या लेना है। ठीक है, तो कभी भी डिसीजन लेना होगा क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे को क्या चाहिए, पहले ये देखना है कि क्या डिसीजन लेना है, मतलब व्हाट आर द ऑप्शंस जिनके बीच में से मेरे को कोई चीज चूज करनी है। डन। तो सबसे पहले ये चीज तो आप यहीं डिसाइड कर लेना, ठीक है। सबसे पहला काम जो होता है, क्योंकि बच्चे सीधा रेलेवेंट कॉस्ट पे भागते हैं, वो ये नहीं सोचते कि डिसीजन क्या लेना है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है डिसीजन क्या लेना है, मींस
ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? सबसे पहले तो ये देखना ऑप्शंस क्या हैं, डिसीजन क्या लेना है आपको, क्या ऑप्शंस में से क्या क्या चूज करना है, कि चॉइसेस क्या क्या है आपके पास। ऑप्शंस का मतलब आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए फिर सेकंड स्टेप आता है, फिर आप देखिए अब जो भी आपके क्वेश्चन में फाइनेंशियल फिगर दे रखा है, कोई भी आपके क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह का फाइनेंशियल फिगर आपको गिवन है, तो जो आपकी जो चॉइसेस हैं, जो ऑप्शंस हैं, जो आपकी चॉइसेस हैं, जो ऑप्शंस हैं, क्या उससे वो चीज रिलेट कर रही है? क्या वो फाइनेंशियल फिगर, एनी फाइनेंशियल फिगर उन चीजों से लिंक कर रहा है, रिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो उस चीज को ध्यान दो, वरना हटाओ, हटे। तेरा तो तू कहाँ से फड्डे में टांग मार रहा है, ये तो मुद्दे से बाहर की बात है। कोई खर्चा है जो जिसका इस डिसीजन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको कहेंगे बाहर जा भाई, तेरा कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, फ्यूचर की चीजों को देखना है, बिकॉज पास्ट में जो हो गया, पास्ट कैन नॉट बी चेंज। पास से डिसीजन का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पास से मेरे को चीजें सीखने को मिलती है, वो आगे मैं अपने भविष्य में लगाता हूँ, उन चीजों से जो गलतियां करी होती है सीख के आगे का जीवन सुधारता हूँ। बट पास के अंदर जो खर्चा हो गया, जो हो गया, अब तुम रो रहे हो यार उस पर तो मैंने यार 50,000 रुपये खर्च कर दिए थे यार, वैलेंटाइन डे पे तेरे भाई ने उसको गले की चेन दे दी थी। हाँ भाई, वो गले की चेन दे दी थी ना, वो तेरा फांसी का फंदा बन चुकी है वो चेन, अब उसको भूल जा। जो तूने उसको चेन दिया, तूने उसको वो टेडी बेयर दिलवाया, भाई भूल जा, प्लीज भूल जा उसको, ठीक है। तो वो फ्यूचर में, पास्ट में जो हो गया, यू हैव टू कंसिडर द थिंग्स जो फ्यूचर में होनी है। और लास्ट, डिफर फॉर दी ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, वो फाइनेंशियल फिगर अलग अलग ऑप्शंस के अंदर चेंज होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, कपड़े अगर आप जॉब में भी फॉर्मल पहनोगे, बिजनेस में भी फॉर्मल पहनोगे, यस और नो, तो वो आप सोच के नहीं चलोगे यार कपड़े में कैसे पहनूंगा, जॉब करूं या बिजनेस करूं, कपड़ों की कॉस्ट किसमें कितना, अबे भाई नहीं सोचेगा यार तू, ठीक है जी। चलिए डन। अब आ जाइए टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अच्छा मुझे बताओ, एक होता है हवाई जहाज और एक होती है फ्लाइट, या हवाई जहाज को क्या बोलते हैं, एरोप्लेन, और एक होती है फ्लाइट जिसको बोलते हैं उड़ान, ठीक है। क्या इसमें कुछ फर्क होता है, दोनों चीजें सेम होती हैं? हवाई जहाज और उड़ान सेम होती है, अलग अलग होती है? सर ये अलग अलग चीजें होती हैं। हवाई जहाज होता है एक, और एक हवाई जहाज बहुत सारी उड़ानें भर सकता है, बहुत सारी उड़ानें भर सकता है। तो एक हवाई जहाज बहुत सारी फ्लाइट्स हो सकती हैं, एक हवाई जहाज से काफी सारी फ्लाइट्स हो सकती हैं। और कोई भी फ्लाइट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्लाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब जैसे दिल्ली से मुंबई की एक फ्लाइट है, दिल्ली से बाहर की दुबई की कोई फ्लाइट, यस और नो, तो एक पर्टिकुलर फ्लाइट जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है उसको हम बोलते हैं फ्लाइट। देन अब ये वाला जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, इसके अंदर जो फ्लाइट जा रही है वो जा रही है न्यू दिल्ली टू ले, ठीक है। आप लेह लद्दाख को देखेंगे ना, जब आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आपको पता चलेगा अभी वहां पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं बनी है, अभी वो उस स्टेट की इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं करी है, अभी वहां नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा है, रॉ चीजें बहुत ज्यादा है, अभी वहां पर कोई खास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया, खास सिविलाइजेशन नहीं आया, बहुत अच्छे लेवल पे नहीं हो रहा है काम वहां पर कि बहुत खूबसूरत घर बन गए हो, खूब होटल की खूब व्यवस्था हो, मतलब कुछ पार्ट्स डेवलप्ड हैं, बट ओवरऑल आप देखोगे ना तो काफी बड़ा पार्ट है जो अभी तक मतलब अनएक्सप्लोर्ड है, अभी तक उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। तो उधर और है भी यार, पहाड़ों वगैरह की जगह ठंड वगैरह भी बहुत पड़ती है, ठीक है, लोग एडवेंचर को तो जाते हैं, बट वहां ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। नेचुरल ब्यूटी देखनी है तो है, बट आप देखो कि बहुत ज्यादा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपको थोड़ा मोनोटोनस सा लगेगा, क्योंकि पर्वत पहाड़ नदियां यही हैं, और क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा टच नहीं करी लोगों ने, अनटच सी हैं, तो दैट इज वाई एक वो जगह पर लोग जाते हैं। अब एक पर्टिकुलर फ्लाइट है हमारी जो जा रही है न्यू दिल्ली से लेह पर। तो अब क्या है, अगर एक फ्लाइट के अंदर बहुत सारे पैसेंजर जा रहे होते हैं, तब बहुत बढ़िया मजा आता है कि यार पॉइंट ए से पॉइंट बी पे भर भर के पैसेंजर जा रहे हैं, मतलब उस फ्लाइट के अंदर भर भर के लोग जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे हवाई जहाज वाला तो नहीं करता हुए भरता है सबको,
जैसे ब्लू लाइन वाले बंदे बढ़ते थे ना, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, है दिल्ली ले, जैसे वो ड्राइवर करते हैं, वो बस वाला कंडक्टर बोलता है ना बैठो फटाफट, बस को पीट पीट के, ऐसे हवाई जहाज वाले तो करते नहीं है। मतलब उन्होंने जितनी बुकिंग करा दी उतनी बुकिंग हो गई, अब जितने बंदे बैठने थे उतने बैठ गए, उसको हवाई जहाज को ले जाएगा, चाहे 2 बैठे 4 बैठे 10 बैठे 50 बैठे, जितने बैठेंगे उनको लेकर ही जाएगा। तो क्या होता है कई बार लेवल ऑफ एक्टिविटी गिर जाती है, यानी न्यू दिल्ली टू ले ज्यादा बंदे नहीं जब सफर कर रहे हैं तो कंपनी सोचेगी यार ये फ्लाइट को मैं लेकर जाती हूँ, पूरा खर्चा होता है यार, हवाई जहाज जाता है बहुत खर्चा आता है यार, पूरे क्रू का खर्चा आता है जो हवाई जहाज के साथ जाता है, हवाई जहाज में अच्छा खासा फ्यूल कॉस्ट तो बहुत मोटा लगता है यार, क्योंकि एक चीज को जमीन पर चलाना और हवाई जहाज में हवा में उड़ाने में काफी ज्यादा फ्यूल कॉस्ट आती है। तो आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपको न्यू दिल्ली से टू ले अच्छा क्राउड नहीं मिला, अच्छे ज्यादा पब्लिक नहीं मिली, बहुत ज्यादा लोगों का आवागमन नहीं हुआ दोनों जगहों के ऊपर, तो इस केस के अंदर आप सोचोगे यार ये वाली फ्लाइट मैं रहन देता हूँ, नहीं उड़ाता यार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर यही डिसीजन लेना है कि न्यू दिल्ली जो फ्लाइट जो है मेरी, न्यू दिल्ली टू ले, ये जो फ्लाइट है क्या मैं इसको कंटिन्यू रखूं या इसको मैं बंद कर दूं। ठीक है, मतलब इस फ्लाइट को मैं ऑपरेट करूं पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या इस फ्लाइट को मैं कंप्लीटली रद्द कर दूं, बंद ही कर दूं। तो यू हैव टू ऑप्शंस, टू चॉइसेस या ऑप्शन कुछ भी कह लो, ये आपके पास ऑप्शंस हैं या चॉइसेस हैं। ठीक है, कि आप हवाई जहाज को मतलब इस पॉइंट ए टू पॉइंट बी की जो फ्लाइट है उसको आप कंटिन्यू करो या फिर बंद कर दो। यू हैव टू चॉइस। क्लियर है ना? ठीक है, उसकी वजह तो बहुत और भी थी। चलिए, अब अगर आप फ्लाइट को कंटिन्यू करोगे तो कुछ फाइनेंशियल फिगर्स होंगे। मतलब फ्लाइट को कंटिन्यू करोगे तो सेल वेरिएबल कॉस्ट और ये फिक्स कॉस्ट, मतलब कुछ भी लगेगा, कुछ भी फाइनेंशियल फिगर्स होंगे आपके पास, अ सेट ऑफ फाइनेंशियल फिगर होंगे जो फ्लाइट को कंटिन्यू करने पे लग रहे होंगे, और कुछ फाइनेंशियल फिगर्स आपके तब होंगे जब आप फ्लाइट को बंद कर दोगे तब भी लग रहे होंगे। अच्छा सर, फ्लाइट को बंद कर दिया तो बंद कर दिया, अब तो कोई फाइनेंशियल फिगर नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, होता है। अच्छा बताओ, हवाई जहाज पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो लगेगा नहीं लगेगा? डेप्रिसिएशन तो लगता रहता है ना, डेप्रिसिएशन उड़ानों के हिसाब से नहीं लगता, डेप्रिसिएशन लगता है ऑब्सोलेंस के हिसाब से, कि वो चीज अगर आपके पास है, वो उस पीरियड के अंदर आपके पास है। अब आप ये सोचो कि आप गाड़ी खरीद के लिए, आप गाड़ी चलाई मत, अब 10 साल हो गए आपकी गाड़ी को, डीजल गाड़ी थी, अब दिल्ली में बैन हो जाएगी वो, आप बोलोगे यार मैंने तो चलाई का है, मैंने तो 5000 किलोमीटर भी नहीं चलाई, अभी क्यों गाड़ी मेरी बैन कर रहे हो? पुलिस वाला 2 थप्पड़ लगाया, बैन हो गई है गाड़ी, इसको भेज यहाँ से, आरसी ट्रांसफर करा इसकी, या फिर इसको स्क्रैप में डाल। बहुत सारी अच्छी गाड़ियां भी होती हैं ऐसी, इनको 10 साल हो जाते हैं, पेट्रोल गाड़ियों को 15 साल हो जाते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में होती हैं, बट तब भी उनको बंद होना पड़ता है, उन गाड़ियों को नहीं चला सकते आप, क्योंकि रूल है सरकार का। इसी तरह से जैसे गाड़ी को जो डेप्रिसिएट होती जा रही है वो होती जा रही है भाई, चाहे वो चले चाहे वो ना चले। क्लियर? तो कंटिन्यू करोगे तो कुछ फाइनेंशियल फिगर होंगे, अगर उस फ्लाइट को बंद कर दोगे तो कुछ फाइनेंशियल फिगर होंगे। अब तुम्हारे कुछ बंदे होंगे जिनकी सैलरी देनी होगी तुम्हें, क्या वो सैलरी भी नहीं दोगे क्या? उनको सैलरी देनी पड़ेगी ना तुम्हें उनको, तो बताओ क्या करोगे बंद करके? तो दैट इज वाई आप यहाँ कंपेयर करोगे कि अगर फ्लाइट को कंटिन्यू करते हो तब फाइनेंशियल फिगर्स क्या होते हैं और बंद करते हो तब फाइनेंशियल फिगर क्या होते हैं। तो अपन 2 ऑप्शन ले लेते हैं कि एक तो जब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, फ्लाइट को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1, जब उस फ्लाइट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, और ऑप्शन नंबर 2, जब मैं उस फ्लाइट को बंद कर रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है ना? चलिए, हाँ जी, फ्लाइट उड़ाने से ज्यादा नुकसान था उन्हें। तो मामूर ये जो आपने ज्यादा बोला है ना, ज्यादा, बस इस पे फोकस करना। अगर आप इस ज्यादा को समझ गए ना तो आप ये टॉपिक समझ सकते हो। बस वो जो नुकसान से भी ज्यादा जो फोकस वाला वर्ड है ना, वो ज्यादा है, ज्यादा को फोकस करना। चलिए, अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। गोल्डन पैसिफिक एयरलाइंस लिमिटेड, कितना प्यारा नाम है,
operates its services under the brand Golden Pacific. The Golden Pacific route network spans prominent business metropolis as well as key leisure destinations across the Indian subcontinent. Golden Pacific, a low-fare carrier launched with the objective of commoditizing air travel, offers airline seats at a marginal premium to train fares across India. ठीक है. Profits of the Golden Pacific have been decreasing for several years. और बेटा किसी भी ये ना पूरी एयरलाइंस के नहीं प्रॉफिट्स, चलो हाँ पूरी एयरलाइंस के मान लो क्योंकि गोल्डन स्पेसिफिक पूरी एयरलाइंस है, इसके प्रॉफिट्स ना बहुत ज़्यादा गिरने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, इस एयरलाइंस के। और इन एन एफर्ट टू इम्प्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस, इसको बढ़ाने के लिए कंसिडरेशन इज बीइंग गिवन टू ड्रॉपिंग सेवरल फ्लाइट्स। ऐसा होता है ना यार, जैसे बसेस भी होता है, जिस बसेस पे सवारी ज़्यादा नहीं मिलती वो वाले रूट बंद कर देते हैं ना, ऐसा और ना। देखो गवर्नमेंट तो चलाती है, गवर्नमेंट का तो सेवा करने का काम है। अगर उधर गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर रूट के ऊपर ज्यादा सवारी नहीं मिलेगी तब भी गवर्नमेंट अपनी बसेस को रन करेगी। बट जो प्राइवेट प्लेयर है वो प्राइवेट प्लेयर अपनी बसेस कहाँ चलाना चाहते हैं, जहां पर ज्यादा उनको क्राउड मिलेगा, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जैसे मेट्रो के पास बहुत सारे ई रिक्शा वाले खड़े होते हैं देखो, और वो वहीं क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि उनको वहां से अच्छा क्राउड मिलता है, भर भर के रिक्शा चलती है। किसी रैंडम प्लेस पे चाहे ई रिक्शा वाला मिले ना मिले, मेट्रो स्टेशन पे जरूर मिलता है। जैसे और अगर आपको बस अड्डा है, जैसे दिल्ली बस अड्डा, वहां आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी, क्या सर नो। आपको अगर जैसे टैक्सी है तो कोई टैक्सी स्टैंड मिल रहा है, वहां तो बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी, क्योंकि पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे अगर भर भर के लोग जा रहे हैं ना तो बहुत बढ़िया है। बट क्या होता है, जब लेवल ऑफ एक्टिविटी गिर जाती है ना, वहां पर जब आपको लोग कम मिल रहे हैं, जब सवारी कम बैठ के जा रही है, मतलब खाली बस जा रही है, ज्यादा बंदे नहीं है, खाली, देखो पैसेंजर्स को तो बहुत मजा आता है जब खाली खाली बस जाती है, तो खुला खुला होकर जाते हैं, हमें तो बहुत मजा आता है। बट उस बस वाले से पूछे, जब बस खचाखच भर के नहीं जा रही, उस बेचारे को तो लॉस होता है ना, ठीक है। खाली सीट जा रही है, खाली सीट का एक अलग पेन होता है यार, कि एक पॉइंट से बी पॉइंट पे गई और वो सीट खाली चली गई, अगर उस पर कोई कस्टमर बैठ जाता, चाहे थोड़ा कम देके भी बैठ जाता, तो भी क्या नाम है, उससे कुछ ना कुछ तो अपन कमाई लेते। खाली सीट का क्या मिलेगा हमें, तो इस वजह से हमने सोचा कि कुछ फ्लाइट्स को हम ड्रॉप कर दें, क्योंकि उस पर ज़्यादा कस्टमर मिल नहीं रहा होगा और उसके अंदर कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही होगी। इस वजह से हमने सोचा कुछ फ्लाइट्स को ड्रॉप कर दें। बंद करना मतलब ड्रॉप करना। इनकम स्टेटमेंट ऑफ वन सच फ्लाइट, पूरी गोल्डन पैसिफिक एयरलाइंस लिमिटेड का डेटा नहीं दे रखा। इट इज द इनकम स्टेटमेंट, इज द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ वन सच फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू ले। उस फ्लाइट का नाम है GP022 इज गिवन बिलो पर फ्लाइट। एक फ्लाइट की आपको इनकम स्टेटमेंट बना के दे रखी है कि फ्लाइट के अंदर, मतलब ये इनकम स्टेटमेंट बना रखी है, यानी फ्लाइट अगर उड़ती है तो, फ्लाइट अगर उड़ती है ना, एक फ्लाइट अगर उड़ती है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या आते हैं देखते हैं। तो भाई 175 सीटें होती हैं फ्लाइट में, 60% बंदा बैठ के जाता है और एक टिकट का प्राइस 7,000 रुपया। क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट पर पर्सन 1400, मतलब लगा लो खाना पीना और कुछ सेवा पानी उनकी होती है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस आते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आपका आ गया। अब फ्लाइट एक्सपेंसेस, सैलरीज फ्लाइट क्रू, जो फ्लाइट का स्टाफ है, क्रू मेंबर्स है, उनकी सैलरी फ्लाइट असिस्टेंट जो असिस्ट कर रहे हैं, बैगेज लोडिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन वो भी खर्चे हैं। ओवरनाइट कॉस्ट फॉर फ्लाइट क्रू एंड असिस्टेंट एट डेस्टिनेशन। अब इतने बंदे तुम्हारे जैसे बस वाले तो बस में ही सो जाते हैं, अब जो हवाई जहाज में जो पायलट है, जो एयर होस्टेस हैं, जो स्टूअर्ड वगैरह हैं, सबको बोलोगे तो तुम प्लेन में सो जाओ, सुबह जब फ्लाइट होगी तो यहीं से चल पड़ेंगे, ठीक है, यहीं बाजू में एक ढाबा है, वहीं पर नहा धो लेना और उसके बाद चल पड़ना। ऐसा थोड़ी होता है, उनको प्रॉपर अरेंजमेंट कराएगा, क्योंकि जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाओगे, जब ये फ्लाइट यहाँ से आई है तो उल्टी लौट के भी तो आएगी ना। तो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ से हवाई जहाज में जो बंदे हैं उनको नीचे छोड़ दिया, हवा से नीचे छोड़ दिया और उड़ा के यहीं से लिया है। फ्लाइट यहाँ बाकायदा रुकेगी, आराम करेगी, हवाई जहाज ठंडा होगा, जो वहाँ के लोग हैं जो हवाई जहाज के अंदर थे उनको कहीं रहने करने की कहीं सुविधा दी जाएगी, उनको खाना पीना दिया जाएगा, उसके बाद अगले दिन दोबारा से फ्लाइट को ढंग से प्रिपेयर करा जाएगा और फिर फ्लाइट उड़ेगी। बहुत सारे काम हो जाते हैं यार, मजाक नहीं है। फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, भाई ये तो बहुत मोटा लगता है यार, कितना 2,38,000 का एक फ्लाइट जाती है भाई साहब, 2-2.5 लाख का तो तेल ही पी जाती है। डेप्रिसिएशन ऑन एयरक्राफ्ट 49,000 और इसके ऊपर एक सितारा भी मिला हुआ है। लायबिलिटी इंश्योरेंस, इसका मतलब ना इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। ये है 147। फ्लाइट का प्रमोशन, कहते नहीं न्यू दिल्ली टू ले, घूम कर आइए, लेह की वादियों के अंदर देखिए, कोई बहुत बढ़िया आपको मजा आएगा, हमारी ये फ्लाइट है, उसको बुक कराइए जल्दी, ठीक है। इस तरह से ऐड हमें देखने को मिलती है ना अलग अलग जगह, तो दैट इज वाई वो फ्लाइट के प्रमोशन है, क्योंकि फ्लाइट उड़ा रहे हो तो प्रमोट भी करोगे यार। हैंगर पार्किंग फी, जैसे हैंगर के अंदर हम कपड़े टांगते हैं, कोट टांगते हैं अपने, ऐसे ही जो हवाई जहाज होता है उसको भी हम एयरपोर्ट पे टांग देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जैसे यार देखो, हवाई जहाज किसी और का होता है,
और जो पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वो किसी और का होता है। तो अब हवाई जहाज वाले को एयरपोर्ट पे अगर अपना हवाई जहाज रखना है, टांगना है, या मतलब उधर स्टे कराना है, तो उसको पैसे तो देने पड़ेंगे एयरपोर्ट वाले को, यस और नो। तो इसी वजह से उसको हैंगर पार्किंग फीस बोलते हैं। और ऐसा नहीं है जैसे अपन अपनी स्कूटी लेकर गए, मेट्रो की पार्किंग में लगाई, पर्ची कटाई और आ गए। तो हवाई जहाज उतरा रनवे पे, पर्ची कटाई भाई, और भाई थोड़ी देर में ले जाऊंगा, अच्छा इतने घंटे के लिए, थोड़ी देर में ले जाऊंगा, चल अच्छा इतने घंटे के 10 रुपए, 15 रुपए, 40 रुपए, ऐसे नहीं होता। उनके प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं कि भैया ये हमारे इतने हवाई जहाज आएंगे, इतने कॉन्ट्रैक्ट है। जनरली ये फिक्स्ड अमाउंट होता है, ये हैंगर पार्किंग फी का, पर्ची नहीं कटती स्कूटी की तरह, जैसे स्कूटी लगा दी तुमने। हैंगर पार्किंग फी फॉर एयरक्राफ्ट एट डेस्टिनेशन 7,000 आ गया, ठीक है। तो ये 740,100 का आ गया। और नेट गेन और लॉस कितना आ गया, 158,100। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर लॉस आ गया, होय 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 होय, लॉस आ गया, ऐसा करो फ्लाइट को बंद कर दो। भाई साहब इसे बोलते हैं हैफाजर्ड डिसीजन। किसी चीज के अंदर अगर लॉस आ रहा है, उसको मुंह उठा के ये मत बोल दिया करो कि इस चीज को बंद कर दो। बिकॉज यहाँ 2-3 चीजें हो सकती हैं, जैसे कि वो एक ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे काम कर रहा हो सकता है भविष्य में ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाए। दूसरी चीज ये हो सकती है, मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया था कि कॉम्बो चाय और बिस्कुट की, चाय बिस्कुट में लॉस हो सकता है, बट हो सकता है चाय में मेरे को फायदा हो जाए, यस और नो। और एक तीसरी चीज वो हम आज देखने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको खर्चा आ रहा है, कितना खर्चा आ रहा है? अच्छा अच्छा चलो, अच्छा एक चीज का जवाब दो। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपकी 1 उंगली काटी जाए या 2 उंगली काटी जाए, आप क्या बोलोगे? ऑप्शन 2 ही है, 1 उंगली काटी जाए, 2 उंगली काटी जाए। अगर आपके पास ऑप्शन है ना, तो आप ये बोलोगे भाई 1 उंगली काट दे, 2 मत काट, 1 ही काट दे। तो इसी तरीके से अभी 1 उंगली तो कट रही है तुम्हारी, लॉस है। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, जब मैं इस फ्लाइट को उड़ाना बंद कर दूंगा ना, तो हो सकता है मेरा लॉस ज्यादा आ जाए। जैसे अभी 158,100 आ रहा है ना उड़ाने पे, हो सकता है अगर ना उड़ाऊं फ्लाइट को तो 2 लाख रुपए का लॉस हो जाए। अभी 1.5 लाख का लॉस मोटे तौर पे, अगर फ्लाइट को ना उड़ाऊं तो 2 लाख का भी लॉस हो सकता है। तो भाई उड़ा ले, उड़ाने में लॉस है हाँ, बट क्या यार थोड़ा सा कम लॉस है। उंगली कटाने में लॉस है हाँ, बट 2 उंगली कटाने से तो बेहतर है ना, यस और नो। और ऐसा भी हो सकता है अगर मैं इस फ्लाइट को नहीं उड़ाऊंगा तो जो मेरा लॉस है वो 1 लाख का आ जाए। अभी 1.5 लाख का लॉस आ रहा है, फ्लाइट नहीं उड़ाऊंगा तो 1 लाख का लॉस, तो फिर बढ़िया है, फ्लाइट मत उड़ाओ। एक तो काम भी करो, 1.5 लाख का लॉस भी करो, इससे अच्छा कुछ ना करके 1 लाख रुपए का लॉस कर लो, क्योंकि लॉस उसके अंदर कम आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को जब तक दूसरे पक्ष को ना देख ले, जब तक दूसरे पक्ष की ना सुन ले, तब तक हमें कोई फैसला नहीं करना। अभी तक आपने एक ही पक्ष देखा है कि अगर हम फ्लाइट को उड़ाते हैं तो ये लॉस होता है, और एक ही पक्ष को अगर देख के अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो यू आर नॉट अ गुड जज। आप एक अच्छी जजमेंट नहीं दे सकते। देखो अपराधी कितना ही बुरा हो, उसको जज एक बार तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देता है कि भाई तू भी अपनी सुनवाई में बोल दे कि भाई तूने कत्ल क्यों करा। भले ही उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब हो, तब भी उसको एक बार सुनवाई का मौका मिलता है, और हो सकता है कि उस सुनवाई के अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें पता चल जाए कि नहीं यार ये बंदा इनोसेंट है, यस और नो, कुछ नहीं पता। तो जब तक दूसरा पक्ष आप ना सुन लो, तब तक आपको डिसाइड नहीं करना है। अभी तक आपने कौन सा पक्ष सुना है बेटा जी? अगर हम फ्लाइट को कंटिन्यू करते हैं तो अभी फ्लाइट को बंद करने वाला पक्ष आपने नहीं सुना, ठीक है। तो अपनी कॉपी में भी आप ऑप्शन 1 फ्लाइट कंटिन्यू और ऑप्शन 2 फ्लाइट बंद बना लीजिए। अब इधर हमने देखा सेल्स, अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो 7,35,000 रुपए का प्रॉफिट। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ रही है 1,47,000 की। फिर उसके बाद हमारी कुछ फिक्स एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हैं, सैलरी है क्रू की, फिर सैलरी है हमारी असिस्टेंट की, फिर उसके बाद बैगेज वगैरह के खर्चे हैं, बैगेज और फ्लाइट प्रिपरेशन वगैरह के, ठीक है, ये सब चीजें। फिर ओवरनाइट कॉस्ट है उनको ठहराने की, ओवरनाइट कॉस्ट दे रखी है आपको, तेल पानी दे रखा है फ्यूल, आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, आपको इंश्योरेंस दे रखा है, आपको प्रमोशन के खर्चे दे रखे हैं, आपको पार्किंग का खर्चा दे रखा है, एंड उसके बाद आपका निकल कर आ रहा है नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट मतलब ऑब्लिक लॉस। ठीक है जी। चलो, सैलरी का खर्चा कितना है अपना जी 170 का, असिस्टेंट का 31,500, बैगेज का 63, ओवरनाइट कॉस्ट का 12,600, फ्यूल का 238, डेप्रिसिएशन का 49, इंश्योरेंस का 147, फ्लाइट प्रमोशन का 28,000 एंड हैंगर पार्किंग फी का 7,000। और नेट में भैया आपने कमा लिया, लॉस आपका हुआ 1,58,100 का। ठीक है जी। चलिए, अब आगे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। द फॉलोइंग, ये जो बेटा डेप्रिसिएशन लग रहा है ना, देखो डेप्रिसिएशन के ऊपर ये जो सितारा बना हुआ है, इस सितारे का मतलब है कि इट इज बेस्ड ऑन ऑब्सोलेंस। डेप्रिसिएशन क्या फ्लाइट का होता है? अच्छा बताओ मुझे, डेप्रिसिएशन फ्लाइट का होता है क्या? हाँ जी, ये फ्लाइट का होता है या हवाई जहाज का होता है? हैं? फ्लाइट का होता है, हवाई जहाज का होता है? फ्लाइट का नहीं होता, ये हवाई जहाज का होता है। तो आप हवाई जहाज को चाहे उड़ाओ चाहे मत उड़ाओ, उड़ाओगे तो थोड़ा घिसेगा, मतलब थोड़ा सा वियर एंड टियर होगा। तो चाहे आप उसको उड़ाओ चाहे मत उड़ाओ, उसका डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन लगता है बेस्ड ऑन ऑब्सोलेंस, कितना वो पुरानी चीज होती जा रही है, तो ये तो लगेगा ही लगेगा। तो आप चाहे अगर हवाई जहाज, एक बार मैं मान के चलता हूँ आप नहीं भी उड़ाओगे, तो ये जो 49,000 है, ये तो तुम्हारा बेटा तब भी खर्च होने का ही है अगर तुम फ्लाइट को नहीं उड़ा रहे। फ्लाइट नहीं उड़ रही, हवाई जहाज तो है ना तुम्हारे पास, हवाई जहाज को थोड़ी कूड़े में फेंक दिया, हवाई जहाज तो है ही। आगे, मेंबर ऑफ द फ्लाइट क्रू वर पेड फिक्स्ड एनुअल सैलरी वेयरएज ऑल द फ्लाइट असिस्टेंट्स आर पेड बाय द फ्लाइट। तो भाई ये जो क्रू के बंदे थे ना, इनकी तो एनुअल फिक्स सैलरी है, यानी आप फ्लाइट बंद भी कर दोगे तो उनको तो 1,70,000 देना पड़ेगा, बट असिस्टेंट्स को देना पड़ता था फ्लाइट के हिसाब से। तो अगर आप ये फ्लाइट बंद कर दोगे तो इन असिस्टेंट्स को आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो आपका असिस्टेंट का पैसा बच जाएगा। ठीक है जी। आगे, द बैगेज लोडिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस इज एन एलोकेशन ऑफ ग्राउंड क्रू सैलरी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ग्राउंड इक्विपमेंट। ये चीज समझो बेटा, ये देखो, इसके मैं तुम्हें यहां सिखाता हूँ, इसका हैशटैग बना के ना। बेटा ये एयरपोर्ट है, ठीक है। अब ये फ्लाइट है, ये हवाई जहाज आया, ठीक है, ये हवाई जहाज ऐसे उड़ता हुआ, अब हवाई जहाज बनाना पड़ेगा क्या, ये ऐसे, ठीक है, ये जैसे भी बन गया ये, ठीक है। चलो जो भी है, ये हमारे हवाई जहाज एक आया हमारा, ये हमारा रनवे था, रनवे पे हवाई जहाज आया, ठीक है। फिर यहाँ पर बंदे उतरे, शटल वगैरह की सर्विस है, पैदल है, जो भी है वो एयरपोर्ट के ऊपर आ गए। अब आप मेरे को बताओ कि यार खाली जो ये है आपका हवाई जहाज, यही खर्चा आता है क्या? ये बहुत बड़ा ग्राउंड को मैनेज नहीं करना पड़ रहा। ग्राउंड को मैनेज करने का मतलब, ग्राउंड के अंदर सिर्फ वो ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड नहीं आ गया, ग्राउंड का मतलब वहां पर इतना सारा स्टाफ काम कर रहा है, शटल वगैरह चल रही है, वहां पर टिकट वगैरह का काम हो रहा है, बिजली बिजली चल रही है, वॉशरूम की फैसिलिटी दे रखी है, इतना सारा स्टाफ काम कर रहा है। यहाँ आप देखोगे बहुत सारे काम हो रहे हैं। मतलब जैसे अगर हवाई जहाज भी पे भी सफर नहीं करा आपने, बस अड्डा तो देखा होगा, बस अड्डे पे सिर्फ बसेस थोड़ी होती हैं, बसेस के अलावा भी तो कितना ऑफिसेज वगैरह बने होते हैं, टिकट विकट बुक हो रही होती हैं, वॉशरूम फैसिलिटी भी होती है, खाने पीने का भी बना होता है, कितना बड़ा एक फैसिलिटी होती है जो मेंटेन करके चल रही होती है। मतलब आपको बस अड्डा बनाना है तो ये कोई जस्ट बस नहीं है बस अड्डे का मतलब, और भी कितना सारा एक्टिविटीज वहां पर हो रहा होता है। क्लियर है? और वो सारा का सारा खर्चा किस लिए हो रहा होता है? ये सारा खर्चा किस लिए हो रहा है? जितना भी ग्राउंड पे इतना सारा खर्चा हो रहा है, ये सारा खर्चा हो रहा है फ्लाइट्स के लिए, क्योंकि उड़ानें भरी जा रही हैं, फ्लाइट्स जा रही हैं, तभी तो ये सारा खर्चा हो रहा है। अगर यहाँ से फ्लाइट से ही ना जाए
यहाँ से उड़ाने ही ना हो तो ये खर्चा नहीं आएगा। अच्छा ये सारा खर्चा एक फ्लाइट पे आ रहा है? नहीं। क्या ये खर्चा मतलब एक फ्लाइट ये कह सकती है मेरे लिए खर्चा नहीं है? नहीं। तो यानी ये खर्चा सारी फ्लाइट्स के लिए आ रहा है। जो ये खर्चा आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? ऑल फ्लाइट्स के लिए। तो इस खर्चे को सारी फ्लाइट्स के अंदर हम क्या कर देते हैं? एलोकेट कर देते हैं। क्या सुनो, यानी ये खर्चा तो आ ही रहा है, ये जितना भी खर्चा ये सारा का सारा आ रहा है, इस खर्चे को आप सारी फ्लाइट्स पे एलोकेट कर दोगे। क्लियर? ये बात लिख रखी है कि द बैगेज लोडिंग एंड प्रिपरेशन एक्सपेंसेस इज एन एलोकेशन ऑफ ग्राउंड क्रू सैलरी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ग्राउंड इक्विपमेंट। मतलब उस ग्राउंड पे क्या काम कर रहे होंगे? बहुत सारा क्रू काम कर रहा होगा, बहुत सारा स्टाफ होगा जिसकी सैलरी जारी होगी, बहुत सारे इक्विपमेंट लगी होंगी, शटल लगी होगी, मशीनें वगैरह लगी होंगी, जिसका डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, तो बहुत सारी चीजें। तो इट इज जस्ट एन एलोकेशन, इट इज जस्ट एन एलोकेशन। अच्छा ये बताओ, अगर मेरी न्यू दिल्ली से जो लेह वाली फ्लाइट है ये नहीं उड़ती, ये नहीं उड़ती, तो क्या यहां का खर्चा नहीं लगेगा? खर्चा लगेगा ना। अगर हाँ यहाँ का खर्चा कुछ कम हो जाता तो मैं कंसिडर करता, बट चाहे मैं अपनी ये फ्लाइट उड़ाऊं चाहे फ्लाइट नहीं उड़ाऊं, आपको ग्राउंड क्रू को तो सैलरी देनी ही पड़ेगी। ग्राउंड क्रू का जो बंदा उसको सैलरी देनी पड़ेगी, आपका जो ग्राउंड इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है वो भी आपका लग रहा होगा, यानी ये तो काम चल ही रहा होगा, ये खर्चा तो लग ही रहा होगा। इट इज जस्ट एन एलोकेशन। देखो एक चीज और सिखा देता हूँ, जैसे ये ग्राउंड के एक्सपेंसेस हैं, ये डिसीजन मेकिंग में ना बहुत कम आएगा। अभी तुम्हारी मान के चलो इसके खर्चे आ रहे हैं, लेट सपोज एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ 12,000 के, ठीक है। एक फ्लाइट ये है, 2 है, 3 है, 4 है। अभी मैं इस फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। पहले खर्चे कैसे एलोकेट हो रहे थे? 3-3 हजार। अब मैंने क्या करा, अब मैंने ये फ्लाइट रद्द कर दी, ये फ्लाइट नहीं उड़ा रहा मैं, ठीक है। तो अब इन तीनों में खर्चे बांट दूंगा 4-4 हजार। तो क्या ये 12,000 के खर्चों में कमी आई? अगर इन 12,000 के खर्चों में कमी आई होती ना, तब मेरे लिए ये एक सोचने का विषय होता। बट ये क्या था? इट इज जस्ट एन एलोकेशन। ये क्या हो रहा है नीचे? जस्ट एन एलोकेशन। आप अगर अपनी फ्लाइट उड़ानी बंद कर दोगे, इट डज नॉट मीन्स कि आपके मरने से देश नहीं रुक जाएगा भाई। समझ इस चीज को। ये जो ग्राउंड एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना 12,000 के, ये सारी फ्लाइट्स के लिए हो रहे हैं। अगर तू भाई अपनी फ्लाइट नहीं उड़ाएगा, डजंट मीन कि 12,000 खर्च नहीं होंगे, तब भी होंगे। 4 में नहीं बटेंगे, 3 में बट जाएंगे, इससे फालतू तो कुछ नहीं होगा ना। बट मेरे लिए सोचने का विषय है, मेरे लिए रेलेवेंट ये चीज तब होती जब इस फ्लाइट को अगर मैं बंद करता ना, और सपोज करो ये खर्चे 11,000 के रह जाते, 12,000 के रह जाते, तब मेरे लिए फायदेमंद होता है। क्लियर है? तो दैट इज वाई ये जो खर्चा है ये लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। भले ही आप में एलोकेट ना हो रहा हो, भले ही आप में एलोकेट ना हो रहा हो, बट ये खर्चा हो तो रहा ही है ना। ये जो 3,000 वाला पोर्शन है, अगर आप फ्लाइट बंद कर दोगे तो ये आप में जस्ट एलोकेट नहीं हो रहा। ये 3,000 रुपए का खर्चा, ये जो आपके अंदर एलोकेट हो रहा है, अगर आप फ्लाइट बंद कर दोगे तो आप में जस्ट एलोकेशन ही तो नहीं हो रहा, खर्च तो हो रहा है। ये वाला पोर्शन 3,000 का खर्च तो हो रहा है। मतलब अगर जैसे इसको बोलूं, अगर फ्लाइट नहीं उड़ेगी, ठीक है, तो ये 3,000 का खर्चा एलोकेट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है, एलोकेट नहीं होगा। बट क्या ये 3,000 इनकर्ड भी नहीं होगा? 3,000 इनकर्ड तो हो रहा होगा ना, इनकर्ड तो होगा ही, खर्चा तो होगा ही, जेब तो कटेगी ही, आउटफ्लो तो होगा ही 3,000 का, ठीक है। तो दैट इज वाई ये वाला जो खर्चा है ना 63,000 का, ये होगा तो सही, भले ही आप में एलोकेशन ना हो, बट हो तो रहा ही है, खर्च तो हो ही रहा है ये। यानी कहने का मतलब है खर्च या आउटफ्लो तो हो ही रहा है, हो ही रहा होगा, ठीक है। खर्च या आउटफ्लो तो हो ही रहा होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 1/3 ऑफ द लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अच्छा भाई लाइबिलिटी इंश्योरेंस कितना मेरे भाई? 147, ठीक है। तो 147 का 1/3 कितना आ गया जी? 49,000, ठीक है जी। 49,000 इज अ स्पेशल चार्ज assessed against flight because in the opinion of insurance company
द डेस्टिनेशन ऑफ द फ्लाइट इज इन हाई रिस्क एरिया। हाँ जी यार, एक तो है फ्लाइट तुम आराम से उड़ा रहे हो, पहाड़ी इलाके में नहीं उड़ा रहे। पहाड़ी इलाके के अंदर अगर तुम फ्लाइट उड़ाओगे तो यार थोड़ा डर है ना कि उसका कोई जब पंखड़ी एक आधी किसी पहाड़ से टकर गई, टच हो गई, थोड़ी सी छू गई, जैसे गाड़ी में होता है ना साइड साइड लग गई, तो भाई दिक्कत हो सकती है ना, रिस्की ज्यादा है ना। एक तो गाड़ी प्लेन पे चलाना है ना, दिल्ली में चला रहे हो गाड़ी फिर भी सेफ है, पहाड़ों में तो ऐसा लगता है कटाया तो अब गई है ना। गाड़ी में भी डर लगता है पहाड़ों में चला, क्योंकि कर्व्स इतने ज्यादा होते हैं एक तो, है ना। तो अगर तेज से मोड़ लो तो, और एक तो ब्लाइंड टर्न्स बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो हवाई जहाज अगर आप उड़ा रहे हो तो पहाड़ यार ऊंचे ऊंचे पहाड़ होता है, हवाई जहाज भी उड़ानों पे उड़ता है, कहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं दिखा, धुंध हुई, कुछ हुई, तो थोड़ा डर तो है ही ना, रिस्क ज्यादा है। और जो रिस्क को कवर कौन करती है? इंश्योरेंस वाली कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि अगर रिस्क ज्यादा है, किसी भी पर्टिकुलर चीज में रिस्क ज्यादा है, तो प्रीमियम ज्यादा चार्ज करती है। जैसे तुम अगर अपना जवानी के अंदर इंश्योरेंस कराओगे तो सस्ता है, बुढ़ापे में हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे तो महंगा है, क्योंकि बुढ़ापे में बीमार होने के चांसेस ज्यादा है। अभी जवानी में तो मतलब बीमार होने के चांसेस कम है ना, अभी तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट तगड़े हो, बट बुढ़ापे में ज्यादा, तो बुढ़ापे का हेल्थ इंश्योरेंस महंगा है, जवानी का हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता है। इसी तरीके से, और ध्यान रखना जो इंश्योरेंस हो रहा है वो फ्लाइट का नहीं हो रहा, इंश्योरेंस हवाई जहाज का हो रहा है। इंश्योरेंस किसका हो रहा है? हवाई जहाज का। और उसने ना 1/3 पोर्शन इसलिए बढ़ा रखा है उस हवाई जहाज के अंदर, 1/3। जैसे हवाई जहाज का इंश्योरेंस आप मान के चलो 120 रुपए का हो रहा है, कितने का हो रहा है? 120 रुपए का। तो वैसे हवाई जहाज का इंश्योरेंस 80 रुपए था, हवाई जहाज का वैसे इंश्योरेंस 80 रुपए था, बट उस कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने 40 रुपए मेरा इसलिए बढ़ा दिया इंश्योरेंस, जस्ट बिकॉज कि मैं उस हवाई जहाज को एक हाई रिस्क एरिया में चला रहा हूँ। अब भाई तुम जब किसी एक हवाई जहाज का इंश्योरेंस हुआ है, अगर तुम उसको साफ सुथरी जगह पे चलाओ, बढ़िया प्लेन जगह पे चलाओ तो ठीक भी है, अगर पहाड़ों में चलाओगे तो रिस्क ज्यादा है ना, तो दैट इज वाई इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा पैसा लेगी आपसे। तो इसी वजह से अब आप अगर उस फ्लाइट को ड्रॉप कर देते हो, तो क्या उस फ्लाइट को ड्रॉप कराए तो क्या उस हवाई जहाज को भी कूड़े में फेंक दोगे? नहीं, उस हवाई जहाज को कहीं और उड़ाओगे, नॉन पहाड़ी एरिया में, मे बी नॉन पहाड़ी एरिया के अंदर। तो जब नॉन पहाड़ी एरिया के अंदर उड़ाओगे तो ये वाला जो रिस्क था, 1/3 वाला जो रिस्की वाला पोर्शन था, ये खत्म हो जाएगा आपका। तो दैट इज वाई अब कितना रह जाएगा आपका, यानी 147 का 2/3 पोर्शन रह जाएगा ना, 147 का 2/3 पोर्शन रह जाएगा, 147 डिवाइडेड बाय 3 into 2, 98,000। अगर आप फ्लाइट को बंद भी कर दोगे तो हवाई जहाज का तो इंश्योरेंस होता ही रहेगा। और ध्यान रखना बेटा, खड़ी गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है, ऐसा मत सोचना खड़ी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता, खड़ी गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है। अगर आप ना चला रहे हो उसको, तो चाहे गाड़ी खड़ी रहे 2 साल तक, तब भी उसका इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। और ऐसा बोलते हैं कि इंश्योरेंस कराए रखना चाहिए। अगर गाड़ी को कोई मार गया, तो तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई है, उसको कोई मार के चला गया, तो गाड़ी को चोरी हो गई, तो फिर कैसे मिलेंगे तुम्हें पैसे? ये कहोगे जी मैं तो चलाता ही नहीं था उसको, तो यस और नो। तो आपकी गाड़ी चाहे चले ना चले, आपकी वो फ्लाइट उड़े ना उड़े, इंश्योरेंस फ्लाइट का नहीं हो रहा, इंश्योरेंस हवाई जहाज का हो रहा है। और हवाई जहाज का इंश्योरेंस में 1/3 पोर्शन ज्यादा इसलिए लिया जा रहा था बिकॉज तू भाई पहाड़ी एरिया में, रिस्की एरिया में उड़ा रहा था, लेह में उड़ा रहा था उसको। तू साफ सुथरी दिल्ली से मुंबई उड़ा, इतना पैसा नहीं लूंगा, दिल्ली से लेह उड़ाएगा, थोड़ा डर लगता है यार इंश्योरेंस कंपनी को, धुक धुक होती है, कहीं पंखुड़ी टकर गई तो किसी पहाड़ के, यस और नो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द हैंगर पार्किंग फी इज अ स्टैंडर्ड फी चार्ज फॉर एयरक्राफ्ट एट ऑल एयरपोर्ट्स। भैया ये स्टैंडर्ड फीस है, यानी आप उस उड़ान को उड़ाओ चाहे मत उड़ाओ, 7,000 रुपये हमें देकर जाओ, 7,000 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। आगे, इफ फ्लाइट इज ड्रॉप्ड, कंपनी हैज नो ऑथराइजेशन एट प्रेजेंट टू रिप्लेस इट विद अनदर फ्लाइट। क्योंकि क्या होता, अगर जैसे इस फ्लाइट को ड्रॉप होके कोई और फ्लाइट अपन चला लेते, मतलब इसको फ्लाइट को खत्म करते, इसकी रिप्लेसमेंट में कोई और फ्लाइट चला लेते, जैसे उसको हम कर लेते, सपोज करो न्यू दिल्ली टू कश्मीर का कर लेते, श्रीनगर का कर लेते, या सो नो शिमला का कर लेते, किसी का जगह का। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता कि हम वो जो उससे भी फायदे मिलते ना, कंट्रीब्यूशन वगैरह मिलते, उससे भी सेल्स वगैरह होती, उनको कंसिडर कर लेते। बट अगर ये फ्लाइट बंद तो बंद, कोई दूसरी फ्लाइट नहीं कर रहा। हाँ, अगर ये फ्लाइट बंद करने की जगह कोई दूसरी फ्लाइट कंटिन्यू होती, बिकॉज इधर इस फ्लाइट का क्या मतलब है, न्यू दिल्ली टू ले, न्यू दिल्ली टू ले, इस वाली फ्लाइट का मतलब, जो इधर फ्लाइट वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब न्यू दिल्ली टू ले है। तो न्यू दिल्ली टू ले चलाते हो तो गुड, अगर न्यू दिल्ली टू ले बंद करते हो तो कोई और फ्लाइट भी चला सकते थे, तो मैं उनके पर्टिकुलर्स यहाँ लिखता, इधर मैं लिखता उनके पर्टिकुलर्स, ठीक है ना। बट ऐसा कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। चलिए, यूजिंग द डेटा अवेलेबल प्रिपेयर एन एनालिसिस showing that what impact dropping flight company
वुड हैव ऑन द एयरलाइंस प्रॉफिट। अगर ये एयरलाइंस ये फ्लाइट ड्रॉप हो जाती है तो एयरलाइंस के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए छोड़ो, जितना दे रखा दे दिया, अपन एनालाइज करते हैं। अच्छा, फ्लाइट बंद कर दोगे तो क्या सेल्स होगी? फ्लाइट बंद कर दोगे क्या सेल्स होगी? जीरो। आ रहा हूँ बेटा, उसी चीज पे आ रहा हूँ, तुम्हारी उसी चीज पे आ रहा हूँ, डिफरेंशियल वगैरह चीज पे आ रहा हूँ, बट वहां तक लाने के लिए थोड़ा सिखाना तो पड़ेगा ना यार। अगर आपकी देखो ये दोनों चीजें किस हिसाब से लगती हैं? लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से। अगर आप फ्लाइट बंद कर दोगे तो लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होगी? जीरो। तो किसी भी तरह की सेल होगी क्या? जीरो। और आप वेरिएबल कॉस्ट मान लो, लोगों को खाना देना होता था, फ्लाइट के अंदर खाना भी था, तो वेरिएबल कॉस्ट मान लो क्योंकि पर लेवल ऑफ एक्टिविटी लग रहा है वो, ठीक है। तो वो जो खाना है वो जब लोग जाएंगे नहीं तो खाना भी नहीं लगेगा, लेवल ऑफ एक्टिविटी जीरो तो सेल भी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें हो गई जीरो। अब ओवरनाइट, जो ओवरनाइट क्रू ठहरता था, अब ना ये जो ब्लू से लिख रहा हूं ना, ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। जो ब्लू कलर से लिख रहा हूं ना, ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। अब क्वेश्चन ने जितना बोला था ना वो मैंने रेड कलर से लिख दिया है, ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूं जो मेरे को बुद्धि चलानी है अपनी। अब जब फ्लाइट न्यू दिल्ली से ले जाती तो ले पे अपने क्रू वगैरह को ठहराते, खिलाते पिलाते सुलाते, और उसके बाद अगले दिन वो फ्लाइट में बैठ के, क्रू भी तो आता साथ में, यस और नो दिल्ली। बट जब फ्लाइट ही नहीं उड़ रही तो किसी भी तरीके से जो क्रू है उसको ओवरनाइट ठहराओगे? हो ही नहीं सकता। जब हवाई जहाज उड़ ही नहीं रहा तो तेल खपती होगा क्या? तेल कंज्यूम होगा? होएगा ही नहीं। क्लियर? तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, आगे। अगर आप फ्लाइट उड़ा ही नहीं रहे हो तो फ्लाइट का प्रमोशन करोगे, न्यू दिल्ली टू ले, न्यू दिल्ली टू ले, जाइए जाइए घूमिए फ्लाइट के अंदर, ऐसा प्रमोशन कहीं होगा? नहीं होगा कहीं भी। प्रमोशन विल ऑल्सो बिकम जीरो बिकॉज वो फ्लाइट ही नहीं है, तो प्रमोशन किस चीज का करोगे? तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा प्रॉफिट क्या निकल कर आया? 170 का लॉस, फिर 63 का लॉस, फिर 49 का लॉस, फिर 98 का लॉस, फिर 7000 का लॉस। कितने का लॉस आया? 387 का। यस और नो? हाँ जी। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था एक उंगली कटानी अच्छी है, दो उंगली कटानी अच्छी है। हाँ जी सर, वैसे अच्छा तो कुछ नहीं है, बट अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो एक ही कटवा लेंगे यार। तो इसी तरीके से 158 का लॉस अच्छा है, 387 का अच्छा है। सर अच्छा तो कोई भी नहीं है, बट अगर एक ही चूज करना है तो 158 में मान जाएंगे। यस और नो? समझ में आ रही है चीज आपको? मतलब अब हम किस मानसिक स्तर पे सोच रहे हैं चीजों को, कि लॉस दोनों में ही है भाई, लॉस दोनों में ही है। ठीक है ना? पुरानी फिल्म होती थी सर, वो डॉक्टर आता था बाहर कि हम माँ को बचा सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं, तो सास बोलती थी नहीं हमें तो हमारा पोता चाहिए, बहू को कुछ हो जाए। पति कहता था नहीं मैं उससे प्यार करता हूँ, चाहे बच्चे को कुछ भी हो जाए, वो पत्नी बचनी चाहिए। और लास्ट में दोनों बच जाते थे। तो दैट इज वाई, वो तो चलो एक अलग चीज थी। बट इसके अंदर अगर ऑप्शन ए फ्लाइट कंटिन्यू करते हो तो लॉस आ रहा है, और बंद करते हो तो भी लॉस आ रहा है। तो भाई जब दोनों ही जगह लॉस है तो यार कम लॉस में अपन सेटल कर लेंगे। तो विच ऑप्शन विल यू चूज? अब जो कंपैरिजन वाला पार्ट है ना वो ग्रीन से करते हैं, थोड़ा मजा आएगा ना, रंग बिरंगी चीजें बनेंगी। अच्छा ये बताओ, इधर भी लॉस है, इधर भी लॉस है, तो ये 158,100 ये भी एक नेट लॉस है ना भाई? समझ आती है बात? और 387 भी एक नेट लॉस है। बट अगर मैं आपसे बोलूं 158,100 माइनस 3,87,000, ये जो डिफरेंस आया है 228,900, इसको कौन सा लॉस बोलना चाहिए? इसको कौन सा लॉस? क्या इसको मैं नेट लॉस बोलूंगा? नहीं, ये नेट लॉस नहीं होता। इस 228,900 को बोलेंगे, क्योंकि यहां भी लॉस है और आगे भी लॉस है और वो लॉस बढ़ रहा है, इसको आप बोलोगे इंक्रीमेंटल लॉस। ठीक है? और वैसे बताता हूं, चार चीजें होती हैं देखो। अगर एग्जिस्टिंग में
मतलब ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में। अगर आपका पहले प्रॉफिट कम है फिर प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। अगर पहले प्रॉफिट ज़्यादा है फिर प्रॉफिट कम है, इसको बोला जाता है डिक्रीमेंटल प्रॉफिट। ठीक है। अब पहले लॉस कम है फिर लॉस ज़्यादा है, इसको बोला जाता है इंक्रीमेंटल लॉस। एंड पहले लॉस ज़्यादा है फिर लॉस कम है, इसको बोला जाता है डिक्रीमेंटल लॉस। ठीक है। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या डिक्रीमेंटल लॉस, इसका थोड़ा सा ना नेचर एक जैसा होता है। ये एक फेवरेबल चीज है आपके लिए ना, थोड़ा नेचर एक जैसा है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स का बढ़ना या लॉसेस का कम होना। और ये जो प्रॉफिट्स का गिरना या लॉसेस का बढ़ना, ये थोड़ी सी अनफेवरेबल सिचुएशन होती है। पर अपने को क्या है, अपने को तो जो बेनिफिट होगा वो कर लेंगे। तो अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहा है या लॉसेस कम हो रहे हैं तो हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे, उस ऑप्शन के फेवर में जाएंगे। या किसी ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट्स गिर रहा है, किसी ऑप्शन 2 में प्रॉफिट गिर रहा होगा या लॉसेस बढ़ रहे होंगे, तो भैया हम उसको मना करेंगे, थोड़ा उसका फेवर नहीं दिखाएंगे हम। क्लियर है। और इन सारी चीजों को बोला जाता है डिफरेंशियल प्रॉफिट और लॉस। और दूसरे शब्दों में इसको बोला जाता है, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, सो कॉल्ड टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, अरे हट जा, रेलेवेंट कॉस्ट एज पर आईसीआई, रेलेवेंट कॉस्ट एज पर आईसीआई और रेलेवेंट फाइनेंशियल फिगर एज पर मी। रेलेवेंट फाइनेंशियल्स, ठीक है, मेरे हिसाब से एक ही बात है। ठीक है जी। तो अब देखो, ये स्टोरी समझ आ गई तुमको कि ऑप्शन 1 इज द कंटिन्यूएशन ऑफ फ्लाइट एंड ऑप्शन 2 फ्लाइट को रद्द करना। यू हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शंस 1 के प्रॉफिट और लॉस तुमने निकाले, ऑप्शन 2 के प्रॉफिट और लॉस तुमने निकाले, और देखा चूंकि लॉस बढ़ रहा है तो दैट इज वाई आपने बोल दिया कि नहीं फ्लाइट को कंटिन्यू करो, ऑल दो लॉस है बट कम लॉस है। क्लियर। तो जब आप है ना ऑप्शन 1 का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और ऑप्शन 2 का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं तो उसको फाइनल नेट फिगर से कंपेयर करते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है। ठीक है जी। तो डिसीजन मेकिंग करने का के 2 तरीके हैं, ध्यान रख लेना आप तमीज से। डिसीजन मेकिंग करने के 2 तरीके, डिसीजन मेकिंग करने के 2 वेज हैं। पहला तरीका, अरे एंड ही कर रहा हूं मेरी जान, एंड ही कर रहा हूं। पहला तरीका 1 वे क्या है, 1 वे या फर्स्ट वे, फर्स्ट वे है कि आप ऑप्शन 1 की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाइए, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाइए। ऑप्शन 2 का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाइए। इससे नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट और लॉस एज द केस में भी, इससे नेट प्रॉफिट और लॉस निकलेगा एज द केस में भी। ठीक है। और इन दोनों के जो ये फाइनल नेट फिगर है ना, फाइनल जो फिगर आया, फाइनल नेट प्रॉफिट या लॉस, इसको आप कंपेयर कर लीजिए। ठीक है। और ये सबसे बेस्ट तरीका है डिसीजन लेने का। अगर ऐसा है तो यार चीज खुल के सामने आ जाती है। और सेकंड वे इज अ शॉर्टकट वे, सेकंड वे जो आईसीआई रिकमेंड करता है, सेकंड वे जो आईसीआई रिकमेंड करता है
इसको रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कंसिडर डिफरेंस ऑफ ईच फाइनेंशियल फिगर सेपरेटली। ठीक है, ध्यान रखना हर फाइनेंशियल फिगर का अलग अलग एक सेपरेटली कंसिडर करा जाता है एंड उसको लास्ट के अंदर अपन नेट कर देते हैं, नेट टोटल कर देते हैं लास्ट के अंदर। ठीक है, वो वही आंसर निकलता है जो ऊपर से निकला है। देखो अब दूसरा तरीका सिखा देता हूँ। अब एक बच्चा तो इस तरीके से करेगा, दूसरा बच्चा क्या करेगा कि यार अगर फ्लाइट बंद कर दूंगा तो सेल होगी नहीं होगी, तो सेल नहीं होगी। 7,35,000 का डिक्रीमेंटल प्रॉफिट, 7,35,000 रुपये मेरे पास नहीं आएंगे, नुकसान है। इसको इसके अंदर जो बीच वाली चीज है ना, ये इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल लेकर चलनी होती है, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल। कि 7,35,000 का मैं डाउन आ जाऊंगा, अगर फ्लाइट नहीं चलेगी ना 7,35,000 से मैं नीचे आ जाऊंगा, और मतलब इससे दुख होगा। पर 1,47,000 की खुशी भी होगी, तो कॉस्ट तो बच गई ना, कॉस्ट भी तो बच गई है, ये भी तो एक बेनिफिट है। भले ही चाहे 7,35 ना मिलो, कॉस्ट तो बच गई है ना। जो चीज फायदा है फायदा है, नुकसान है नुकसान है। क्रू की सैलरी है, उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा यार, वो अबे यार वो तो उनको तो देनी है यार, फ्लाइट उड़ाऊं चाहे ना उड़ाऊं। बट असिस्टेंट की सैलरी में मैं खुश हो जाऊंगा, वाह जी वाह, बिकॉज वो मेरी बच जाएगी। इसी तरीके से जो ग्राउंड के खर्चे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, फ्लाइट चाहे उड़ाओ चाहे मत उड़ाओ, ग्राउंड के एयरपोर्ट के खर्चे आएंगे आएंगे। ओवरनाइट के खर्चे मेरे बच जाएंगे, मजा आ जाएंगे, स्टाफ को ठहराना ही नहीं पड़ेगा। फ्यूल के पैसे मेरे बच जाएंगे, बढ़िया है, ये तो फायदा है मेरा। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा यार, वो तो लगेगा ही। इंश्योरेंस हाँ वो बच जाएगा, क्योंकि जो रिस्की वाला पोर्शन है, रिस्की कितना था 49,000 जो रिस्की वाला पोर्शन था वो बच जाएगा। अगर फ्लाइट में लेह नहीं लेकर जाऊंगा ना, मतलब लेह में नहीं उड़ाऊंगा, तो जो इंश्योरेंस कंपनी वाले मेरे हवाई जहाज का 49,000 कम कर देंगे, बिकॉज उसकी वजह से रिस्क ज्यादा था। प्रमोशन का पैसा बच जाएगा मेरा 28,000 रुपये का। और पार्किंग की तो यार स्टैंडर्ड फीस होती है, वो तो देनी होती है यार, क्या करें। तो चलो 7,35,000 नेगेटिव प्लस 1,47,000 पॉजिटिव प्लस 31,500 प्लस 12,600 प्लस 2,38,000 प्लस 49,000 प्लस 28,000। ठीक है, ये 228,900 का आ गया, लॉस आ गया, इंक्रीमेंटल लॉस आ गया। क्लियर है। इसको आप खाली इस वाले पोर्शन को आप कंसिडर करके देखो, तो खाली आपका मतलब डिफरेंस वाला पोर्शन देखोगे तो इसका सम टोटल करोगे 228,900 आ गया। यही चीज मैं आपको यहाँ कह रहा था, इसके अंदर यू हैव टू कंसिडर द डिफरेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम, ईच के बाद ना इंडिविजुअल लिख लो, ईच इंडिविजुअल फाइनेंशियल फिगर या आइटम, ईच इंडिविजुअल फाइनेंशियल फिगर या ईच इंडिविजुअल आइटम सेपरेटली, सबका डिफरेंस अलग से देखना और लास्ट के अंदर उसका नेट में टोटल कर देना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ करा, सबका चेंज निकाला और लास्ट में टोटल कर दिया। क्लियर है। बच्चे की जहां गलती होती है मैं बता देता हूं, बच्चे की जहां गलती होती है, बच्चा गलती यहां कर देता है बेटा कि वो ना दोनों अप्रोचेस को साथ में कंसिडर करके चलता है, बोथ अप्रोचेस को साथ में कंसिडर करके चलता है, बोथ अप्रोचेस को साथ में कंसिडर करके चलता है। ये गलती से भी मत कर देना। जहां तुमने दोनों अप्रोचेस को साथ में लेकर चलना स्टार्ट कर दिया ना, यकीन मानना गलती वहीं होगी। अभी चाहे तुम्हें ना लगे, पर मेरे को पता है बच्चा वहीं गलती करता है कि वो दोनों को अलग अलग भी देख रहा होता है और इंक्रीमेंटल भी देख रहा होता है। साथ में मत देखो यार, आप या तो दोनों को अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ या सिर्फ डिफरेंस वाला पोर्शन देखो। इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल का मतलब है चेंज, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, कम हो ज्यादा हो कैसे ही हो, चेंज लेकर चलना है अपने को। ठीक है, समझ में आई ये चीज आपको। तो दैट इज वाई कंपनी को ये फ्लाइट रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है ना, इंक्रीमेंटल लॉस ध्यान रखना। थोड़ा सा ना हो सकता है मेरे मुंह से भी कभी ठीक ना निकले, 10 में से एक आधी बार, बट अगर जब मैं लॉस बोलूंगा ना, लॉस तो लॉस मतलब ये होता है, ये होता है। और जब मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग की बात करूंगा तो इसका मतलब इंक्रीमेंटल से होता है, डिफरेंशियल से होता है। ठीक है, तो रेलेवेंट कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, वो भी यही हो जाएगी,
228,900। रेलेवेंट फाइनेंशियल फिगर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 228,900। तो आप अगर ये सोच रहे हो ना कि मैं फ्लाइट रद्द कर दूं, तो मैं ऐसे बोलता हूं, क्या 228,900 रुपए गवाने का तेरे अंदर जिगरा है? क्या 228,900 रुपए तेरे लिए रेलेवेंट है? अगर तेरे को लगता है अच्छा अमाउंट है तो कर दे रद्द, यस और नो। वो क्योंकि सम टोटल, और आईसीआई क्या बोलता है, इट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। क्योंकि अगर आप ये रद्द कर दोगे तो आपको इतना हर्जाना भुगतना पड़ेगा, 228,900 की कॉस्टिंग आपको लगेगी, ठीक है। इंक्रीमेंटल लॉस है भले ये, बट इसको बोलने में ना रेलेवेंट कॉस्ट आता है। आईसीआई रेलेवेंट कॉस्ट बोलता है और मैं रेलेवेंट फाइनेंशियल फिगर बोलता हूँ, कुछ भी बोल लो, पर कुल मिला के ये समझ लो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंशियल चीज है। ये दो ऑप्शंस के बीच में जो जो चेंज है वो चीज दे रखी है आपको। समझ में आया? आंसर देख लीजिए। ठीक है, इधर ना आपको सब कुछ बता रखा है कि यार कैसे कैसे निकाला उसने, हर आइटम के लिए एक वार्तालाप करके आ रखा है आपके साथ, एक कमेंट, ठीक है। मेन आंसर यहाँ है। सर हमें क्या करना है, देखो इसने क्या करा, इसने सिर्फ डिफरेंस को कंसिडर करा है। स्टेटमेंट शोइंग नेट गेन नहीं बोलना चाहिए, इंक्रीमेंटल बोलना चाहिए, ठीक है। नेट को काट के इंक्रीमेंटल कर दो, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो मैं तो समझ लूंगा ना, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अपन तो एम्बिग्यूटीज के अंदर ही पैदा हुए हैं, जो भी चीजें दे रखी हैं आईसीआई के मेटल से पढ़े, इन्हीं में दिमाग मारा है हमने तो, ठीक है ना। तो एम्बिग्यूटीज अपने पास तो आती रहती है, बट क्या है, आप तक ना एम्बिग्यूटी पहुंचे, इसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इसको नेट ना बोलना, इसको इंक्रीमेंटल बोल लो, डिफरेंशियल बोल लो, रेलेवेंट बोल लो, ये सारी चीजें चल जाएंगे। डन, ठीक है जी। तो वो आ गया 228,900। तो इफ कंपनी डिसकंटिन्यू फ्लाइट, प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय, डिक्रीमेंटल प्रॉफिट जो हो गया, जबकि प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय ये मुझे गलत वर्ड लग रहा है, क्या बोलना चाहिए, लॉसेस विल इंक्रीज बाय। प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय नहीं, लॉसेस विल इंक्रीज बाय 228,900। द स्टेटमेंट शोइंग लॉस इन ऑपरेशन 158,100 स्टार्टिंग में इज मिसलीडिंग, बिकॉज वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है जब आप फ्लाइट को रन कर रहे हो, जब आप फ्लाइट को उड़ा रहे हो। मैंने आपको बोला था मेयर मतलब जब आपको सिर्फ लॉस दिख जाए, अपेरेंटली लॉस दिख रहा है, तो उसको ये मत सोच लेना कि आप मैं डिसीजन ले लो। डिसीजन लिए जाते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग के हिसाब से, डिसीजन लिए जाते हैं इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल के हिसाब से, नॉट लाइक कि ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट 158,100 का लॉस है, हाँ जी डिसकंटिन्यू कर दो, ऐसे नहीं हवाबाजी करी जाती। कंसिडर करो, दूसरे पक्ष को भी सुनो, इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल चीजें देखो, फिर डिसीजन लो, ठीक है। However, since company yields a net gain of 228,900, flight operation should continue, ठीक है। ये ना नेट गेन नहीं है, ये इंक्रीमेंटल वर्ड लिख दो कि फ्लाइट अगर कंटिन्यू करती है। However, since yields a net gain when flight operation should continue, तो यानी फ्लाइट जब कंटिन्यू हो रही है, यानी अब सोचने का तरीका डिसकंटिन्यू के कंपैरिजन में कंटिन्यू हो रही है, तो आपको इससे इंक्रीमेंटल गेन है। या फिर इसको आपको जो सही शब्द होना चाहिए ना यहाँ 228,900 का, डिक्रीमेंटल लॉस है, डिक्रीमेंटल लॉस या फिर इंक्रीमेंटल गेन। बट ये इंक्रीमेंटल गेन ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, अगर फ्लाइट कंटिन्यू होती है, ना कंटिन्यू होने के कंपैरिजन में अगर कंटिन्यू कर रहे हो, ना कंटिन्यू, अगर बंद के कंपैरिजन में अगर आप चला रहे हो फ्लाइट को, तो अच्छा है ना। 228,900 का डिक्रीमेंटल लॉस है ना, लॉस गिरा, या इंक्रीमेंटल गेन कह सकते हो, मतलब ठीक है। इंक्रीमेंटल गेन भले ही बोल दो, बट है तो डिक्रीमेंटल लॉस ही, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया था इंक्रीमेंटल लॉस हो या सॉरी डिक्रीमेंटल लॉस हो या इंक्रीमेंटल गेन या प्रॉफिट हो, ये थोड़ा फेवरेबल चीजें होती हैं, और डिक्रीमेंटल प्रॉफिट या इंक्रीमेंटल लॉस अनफेवरेबल चीजें होती हैं। क्लियर है? और लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा, उसके बाद दी एंड करता हूं। ये जो चीजें है ना, ये आप खुद पढ़ सकते हो, इसके अंदर कुछ नहीं है। हर आइटम जिसका भी ट्रीटमेंट करा है उसका एक नोट है, इसने तो थ्योरी फॉर्म में दे दिया। अगर आप हर नोट के लिए एक पॉइंट फॉर्म लिख कर आओगे तो दैट विल बी अ मच मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। तो आप पॉइंट्स में इसको लिख कर आ सकते हो, और हर पर्टिकुलर चीज जो भी आपने एडजस्ट करी है, हर चीज के लिए आप एक नोट लिख कर आ सकते हो, ठीक है। जैसे डीटी के अंदर एडजस्टमेंट जब अपन करते हैं ना, बड़े वाला क्वेश्चन आता है कि आइटम क्यों कंसिडर करा, इस आइटम को क्यों हटाना चाहिए, पीजीबीपी की इनकम में क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, असेसमेंट वाला जो बड़ा क्वेश्चन आता है। डन, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। समझ आया डिसीजन मेकिंग होती किस तरीके से मतलब मैं कुछ भी चीज रटवाऊंगा नहीं,
तुमको। अगर हाँ कहीं से पहले पढ़ रखा है डिसीजन मेकिंग तो मेरे साथ बड़ी दिक्कत होगी तुमको, क्योंकि वहां पढ़ाने का तरीका पहली क्लास में होगा वेरिएबल कॉस्ट को रेलेवेंट कॉस्ट मानते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को रेलेवेंट कॉस्ट नहीं मानते हैं। पहली क्लास में ये सिखाया जाता है, अपन ये नहीं सिखा सकते, ठीक है। हमको ये सिखाना ही नहीं आता, हमें देखना आता है कि डिसीजन क्या लेना है, फ्लाइट कंटिन्यू करो या चलाऊं, और उसके अंदर दोनों पे क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या फाइनेंशियल्स हैं, एंड उनका आपस में कंपैरिजन। मेरे हिसाब से ये है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो दोनों ऑप्शंस को नेट प्रॉफिट निकाल के कंपेयर कर दो, या फिर डिफरेंस वाला पोर्शन देखो जो अपन ने ग्रीन से कर रखा है। डन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। इफ देयर इज डाउट आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डाउट है अभी आपको? हाँ जी, कुछ डाउट? बेटा मनी तू टाइम ठीक कर ले अपना ना, अपने लैपटॉप का बड़ा ऊपर नीचे होता है टाइम, कुछ होता है तेरे लैपटॉप का टाइम कुछ दिखाता है, चैट पढ़ने में दिक्कत होती है, पता नहीं चलता नई चैट है पुराना आंसर है। हाँ जी, डन, क्लियर क्लियर, ओके ओके, डन डन। कोई डाउट? अरे बोलो पापियों। ठीक है, डन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, विश यू वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने परिवार वालों का, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, जल्दी से जल्दी सीए बनो ताकि आप उनको एक अच्छी से अच्छी लाइफ दे सको। जो पास्ट में हो गया वो हमारा संक कॉस्ट था, ठीक है, संक है वो। अब यू हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर ओनली, जो भविष्य के अंदर जिन चीजों के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपको बहुत अच्छे मार्क्स से पास करे और जल्दी से जल्दी सीए बना दे। डन कर रहे हैं, जय श्री राधा।